जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के आज हम लोग कंप्लीट शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और एक बार अगर आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर कर दिएगा। चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो को लाइक आप लोग जरूर करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलंब ना करेंगे क्योंकि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। ओके, देखिए आप क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 लेने से पहले आपको देखिए निर्देश जो दिया उसको पढ़कर हम आपको सुना देते हैं ताकि आपको दिमाग में सेट हो जाए। देखिए खंड आ में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया रहेगा। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा और प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए रहेंगे जिनमें से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओ मार्कशीट पर चिन्हित करें। चलिए पहला नंबर हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग समझ गए कि 50 क्वेश्चन हमें बनाना 100 क्वेश्चन में से 4 से 5 सेकंड के अंदर आप लोग आंसर भी बताते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, तो यह किया जाता है आपको व्यक्तिगत परिवार का, व्यक्तिगत फर्म का और व्यक्तिगत उद्योग का। ये सभी का किया जाता है। राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। 2 में कह रहा है कि सीमित साधन एवं सीमित आवश्यकता का विचार किसने दिया है, तो यह देने वाले कौन है, तो रॉबिन्स है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 3 नंबर की ओर। 3 नंबर में कह रहा है कि उत्पादन के निम्न में से कौन से घटक है। उत्पादन के निम्न में से कौन से घटक है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये भूमि भी है, श्रम भी है और पूंजी भी है, सभी है। राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाला है। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाला कौन है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, रैगनर फ्रिश है। कौन है, रैगनर फ्रिश। राइट आंसर डी हो जाएगा। 5 नंबर में कह रहा है कि माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है, तो यह शब्द होगा ग्रीक शब्द है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आप लोगों के पास बहुत समय कम है इसलिए हम आपको रिपीट नहीं करेंगे क्वेश्चन को। ओके, आप लोग दोबारा भी इस वीडियो को देख लिया। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि निम्नलिखित अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है। कल्याणवादी विचारधारा के कौन नहीं है, तो मार्शल नहीं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है, तो क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो और उत्पादित वस्तुओं का वितरण कैसे हो, ये सभी होना चाहिए। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग कितना नंबर, 8 नंबर की ओर। चलिए 8 नंबर में देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर। चलिए थोड़ा इसको कम करते हैं, आपको 5 मॉडल सेट हम करवाने वाले हैं तो आप लोग शुरू से अंत तक बन रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में कह रहा है कि किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, बताइएगा। किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, यह होता है मिश्रित में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 9 में कह रहा है किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, तो ये निर्णय लिए जाते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में कह रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है, ये कब गिरता है, ये गिरता है बाएं से दाएं। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 11 में कह रहा है कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन क्या था। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 12 नंबर में कह रहा है कि गोसेन का प्रथम नियम निम्न में से कौन है। गोसेन का प्रथम नियम निम्न में से कौन है, राइट आंसर बी हो जाएगा, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। राइट आंसर बी हो जाएगा। 13 में कह रहा है कि बजट रेखा दर्शाती है, तो बजट रेखा दर्शाती है लागत अनुपात को। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 नंबर में। 14 नंबर में कह रहा है उदासीनता वक्र की ढाल निम्नलिखित में से किससे मापी जाती है, बताइएगा। उदासीनता वक्र की ढाल जो है निम्न में से किससे मापी जाती है, तो यह मापी जाती है बढ़ती सीमांत प्रतिस्थापन दर द्वारा। राइट आंसर ये हो जाएगा। 15 में कह रहा है वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता क्या होगी, तो सीमांत उपयोगिता का मान क्या होगा, घटेगा। राइट आंसर ये हो जाएगा, घटती है। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में कह रहा है कि सीमांत उपयोगिता हम कैसे निकालते हैं। सीमांत उपयोगिता हम कैसे निकालते हैं, तो ये निकालते हैं हम लोग डेल्टा टी यू बटा डेल्टा क्यू। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 नंबर की ओर। 17 नंबर में कह रहा है कि उपयोगिता की माप की जा सकती है। उपयोगिता की माप की जा सकती है तब मुद्रा के द्वारा। राइट आंसर ये हो जाएगा। 18 नंबर में कह रहा है उपयोगिता का क्रम वाचक सिद्धांत किसने दिया। उपयोगिता का क्रम वाचक सिद्धांत किसने दिया, राइट आंसर सी हो जाएगा, हिक्स और एलर ने दिया। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 नंबर में। उसी 19 नंबर में कह रहा है कि कह रहा है कि अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय है। अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय जो होगा किससे होगा, तो किसी वस्तु में आवश्यकता पूरी
आवश्यकता पूरी करने की शक्ति हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था में उपयोगिता। राइट आंसर ये हो जाएगा, किसी वस्तु में आवश्यकता पूरी करने की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 20 में करा है, कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता का मान क्या होगा? तो सीमांत उपयोगिता का मान 0 होगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में देखिएगा क्या कर रहा है। 21 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं प्यारे साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों के बीच है 21 नंबर कह रहा है कि मांग वक्र सामान्यता ढाल होता है। मान वक्र सामान्यता क्या होता है? ढाल होता है। ये ढाल कैसा होगा बताइएगा। 21 का सही जवाब हम आप लोगों से जानना चाहेंगे। तो 21 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बाएं से दाएं ऊपर की ओर होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि मांग में कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? तो ये कारण क्या होगा? तो ये होगा आपको आय में कमी होगा कि और विक्रेताओं की संख्या में कमी होगा, उपभोक्ता की सूची में कमी होगा। ये सभी होगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 23 नंबर में कह रहा है कि ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग कहते हैं अस्थानापन्न वस्तु। राइट आंसर भी हो जाएगा। 24 में कह रहा है कि कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होगी? तो चाय की मांग में क्या होगी? तो चाय की मांग बढ़ेगी। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर में कह रहा है कि निम्न में स्थानापन्न वस्तुओं का उदाहरण है। निम्न में से स्थानापन्न वस्तुओं का उदाहरण है, ये क्या है? तो चाय एवं कॉफी है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 26 में कह रहा है कि विलासिता की वस्तुओं की मांग है। विलासिता वस्तुओं की मांग क्या होती है? तो लोचदार होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर में कह रहा है कि इकाई से कम मांग की लोच को निम्नलिखित में से कौन व्यक्त करता है? इकाई से कम मांग की लोच को निम्नलिखित में से कौन व्यक्त करता है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा, आवश्यक वस्तु करता है। 28 में करा मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या आनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया है? तो 28 का सही जवाब बी हो जाएगा, फ्लक्स ने किया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 29 नंबर की ओर। 29 नंबर का में कह रहा है कि मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? मांग की लोच कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि स्थानापन्न वस्तुओं की मांग की लोच होती है। स्थानापन्न वस्तुओं की मांग की लोच क्या होती है? तो ये होती है धनात्मक। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 नंबर में। 31 नंबर में कह रहा है कि यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि से वस्तु एक्स की मांग कम हो जाती है तो वस्तु एक्स क्या होगी? तो वस्तु एक्स का जो होगा आपको क्या होगा? तो गिफिन वस्तु का लगेगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 32 में कह रहा है कि मांग की कीमत लोच से प्राय क्या है? मांग की कीमत लोच से अभिप्राय क्या होगी? तो ये आपको कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन होगा। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर में, 33 नंबर में कह रहा है कि उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? राइट आंसर 33 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, उत्पत्ति के साधनों का है। 34 नंबर में कह रहा है दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है? दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है? तो यह है पैमाने के प्रतिफल नियम से। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर में, 35 नंबर में कह रहा है कि परिवर्तनशील अनुपात का नियम संबंधित है। परिवर्तनशील अनुपात का नियम संबंधित होगा तो ये किससे होगा संबंधित? राइट आंसर बताइएगा। तो ये होगा अल्पकाल से। राइट आंसर सी हो जाएगा। 36 में कह रहा है जब औसत उत्पाद अधिकतम होता है तो तब सीमांत उत्पाद का मान क्या होगा? तब सीमांत उत्पाद का मान औसत उत्पाद के समान होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 नंबर की ओर। चलिए 37 नंबर में देखिए क्या करा है। 37 नंबर में कह रहा है कि एक फर्म का उत्पादन फलन है। एक फर्म का उत्पादन फलन होगा क्या होगा? तो आगतों एवं निर्गतों में संबंध होगा। राइट आंसर भी हो जाएगा। 38 में कह रहा है कि जब 100 इकाई उत्पादन करने की कुल स्थिर लागत 30 हो और औसत परिवर्ती लागत 3 हो तो कुल लागत होगी। तो कुल लागत का मान क्या होगा? राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो कुल लागत का मान हो जाएगा 330 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 330। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ओके, 38 का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 39 नंबर कह रहा है कि औसत लागत वक्र का आकार होता है। औसत लागत वक्र का आकार क्या होता है? तो यू आकार का होता है। यू आकार जैसा होता है।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 40 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सही कथन कौन है? राइट आंसर डी हो जाएगा। ए सी बराबर हो जाएगा ए एफ सी प्लस में ए भी सी होता है। 41 में कह रहा है कि मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? बताइएगा, मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो 41 का राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी को क्या जाता है? अव्यक्त लागते को किया जाता है, सामान्य लागत को, अव्यक्त लागते को, सभी को किया जाता है शामिल। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है? स्थिर लागत कौन नहीं है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, कच्चे माल की लागत स्थिर लागत नहीं। 43 में कह रहा है यह मार प्रदर्शित किया जाता है, तो यह मार प्रदर्शित किया जाता है डेल्टा टी आर बटा में डेल्टा क्यू के। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर में देखिए कह रहा है किस बाजार में ए आर बराबर एम आर होता है? ए आर बराबर एम आर होता है किस में होता है? तो ये होता है पूर्ण प्रतियोगिता में। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 45 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, औसत आगम और एक कीमत। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 46 नंबर में कह रहा है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है? एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है? तो 46 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर 46 का सी हो जाएगा। ए आर और एम आर दोनों क्या होंगे? तो स्थिर रहता है। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर में कह रहा है कि फर्म के संतुलन में क्या होगा? तो एम आर बराबर एम सी होगा। 48 में कह रहा है उत्पादक संतुलन की निम्नलिखित में कौन सी रीतियां हैं? बताइएगा, उत्पादक संतुलन की निम्नलिखित में कौन सी रीतियां हैं? क्वेश्चन नंबर 48 का ए हो जाएगा, कल आगम तथा कुल क्या हो जाएगा? देखिए इसको कर दे कुल आगम तथा कुल लागत रीति। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि एक फर्म हानि की स्थिति में उत्पादन तब करती है जब क्या होगी? जब उसको मूल्य औसत लागत से अधिक हो। राइट आंसर ये हो जाएगा। 50 में कह रहा है कि वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक है। वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक कौन होगा? तो निर्धारक घटक सभी हो जाएगा। वस्तु की कीमत होगा और संबंधित वस्तु की कीमत होगा, उत्पादन साधनों की कीमत, ये सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर में कह रहा है कि किसी वस्तु की पूर्ति मात्रा और उसकी कीमत के बीच किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? बताइएगा, किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा और उसकी कीमत के बीच किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? तो यह पाया जाता है आपको विलोम और प्रत्यक्ष दोनों। राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 52 में कह रहा है यदि किसी वस्तु की कीमत में 60% की वृद्धि हो परंतु पूर्ति में केवल 5% की वृद्धि हो तो ऐसी वस्तु की पूर्ति क्या होगी? तो ऐसी वस्तु की पूर्ति क्या होगी? तो पूर्णतः बेलोचदार होगी। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि बाजार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता? बाजार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? तो ये राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी एक क्षेत्र होना चाहिए, क्रेताओं या विक्रेताओं की उपस्थिति होना चाहिए और वस्तु का एक मूल्य होना चाहिए, ये सभी होना चाहिए। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 54 नंबर की देखिएगा। 54 नंबर में क्या कह रहा है? 54 नंबर में कह रहा है बाजार स्थिति जिसमें एक क्रेता होता है क्या कहलाता है? बाजार स्थित जिसमें एक क्रेता होता है क्या कहलाता है? तो उससे हम लोग कहते हैं एकाधिकार। राइट आंसर ये हो जाएगा। 55 में कह रहा है एकाधिकारी प्रतियोगिता का निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है? राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी आपको है। ओके, अन्य विभेदीकृत उत्पाद होना चाहिए, विक्रय लागत होना चाहिए, बाजार का अपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, एकाधिकारी प्रतियोगिता में सभी होना चाहिए। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 56 नंबर की। और वीडियो को शेयर कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, वीडियो को भी लाइक कर देना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 56 नंबर में कह रहा है किस बाजार में फर्म की मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है? बताइएगा, बाजार में कह रहा है किस बाजार में फर्म की मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है? ये पूर्ण लोचदार होता है पूर्ण प्रतियोगिता में। राइट आंसर ये हो जाएगा। 57 में कह रहा है पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है? पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है? तो ए आर और एम आर स्थिर रहता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर में कह रहा है किस प्रकार के बाजार संरचना में किसी वस्तु का एक और केवल एक उत्पादक होता है? बताइएगा, किस प्रकार के बाजार संरचना में किसी वस्तु का एक और केवल एक उत्पादक होता है? ये किस में होता है? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता में। 59 में कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी फर्म किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करती है? तो ये किस में करती है? तो समरूप। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 60 नंबर में कह रहा है कि संतुलन संतुलन कीमत के निर्धारक घटक कौन से हैं? संतुलन कीमत के निर्धारक घटक कौन से हैं? तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, वस्तु की मांग होगा। 61 नंबर में कह रहा है किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है, ये किसने कहा था? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मार्शल ने कहा था। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62 नंबर में। 62 नंबर में करा कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां क्या होती है? कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां क्या होगी? राइट आंसर बताइएगा। तो 62 का जहां इसमें से कोई भी नहीं दिया, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 नंबर हो गया कंप्लीट। 63 नंबर लेते हैं। 63 नंबर में कह रहा है कि मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में कौन से कारण है? बताइएगा। मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में कौन से कारण हैं? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी होगा। यानी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होना चाहिए, संबंधित वस्तुओं की मांग में परिवर्तन होना चाहिए और जनसंख्या वृद्धि होना चाहिए। सभी मांग में परिवर्तन का क्या है? कारण है। राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रूफ सभी। 64 में कह रहा है कि बाजार मूल्य पाया जाता है। बाजार मूल्य पाया जाता है तो अल्पकालीन बाजार में राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 नंबर में कह रहा है कि अति अल्पकाल में पूर्ति होगी। अति अल्पकाल में पूर्ति होगी तब पूर्णता लोचदार। राइट आंसर ये हो जाएगा। 66 में कह रहा है मांग अधिक की स्थिति होती है जब क्या होगी? बताइएगा। मांग अधिक की स्थिति होती है जब क्या होगी? जब आपको जब पूर्ति की तुलना में मांग अधिक हो। जब पूर्ति की तुलना में मांग अधिक हो। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 नंबर में कह रहा है कि साधन कीमत निर्धारण के निम्नलिखित में से कौन से घटक है? साधन कीमत निर्धारण के निम्नलिखित में से कौन से घटक हैं? राइट आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। लगान भी है, मजदूरी है, ब्याज है, सभी राइट आंसर डी हो जाएगा। 68 नंबर में कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी सीमाएं? बताइएगा। समष्टि अर्थशास्त्र के निम्नलिखित में कौन सी समस्याएं हैं या कौन सी सीमाएं, कौन सी लिमिटेशन है? तो 68 नंबर का सी हो जाएगा। यानी आपको सामूहिक अर्थशास्त्रीय विरोधाभास और वैयक्तिक इकाइयों का अवहेलना है, ये दोनों है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों सीमाएं हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है कि रोजगार सिद्धांत का संबंध है। रोजगार सिद्धांत का जो समय होता है रोजगार सिद्धांत का संबंध किसे होता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र। 70 नंबर में कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। समष्टि अर्थशास्त्र जो अध्ययन करता है पूर्ण रोजगार का और समग्र कीमत स्तर का और सकल राष्ट्रीय उत्पाद का, सभी का करता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी का। ओके, क्वेश्चन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 70 का। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 71 नंबर में। 71 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है। 71 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, चलिए 71 नंबर में आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। 71 नंबर में कह रहा है कि स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है? स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। मुद्रा का मात्रा शामिल है, धान शामिल है और आपको गोदाम में रखी गेहूं की मात्रा शामिल है, सभी है। राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है? समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है, कौन नहीं है? तो 72 का राइट आंसर ये हो जाएगा, राष्ट्रीय आय। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 73 नंबर। चलिए 73 नंबर में आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए 73 नंबर में कह रहा है कि चक्रीय प्रभाव के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? चक्रीय प्रभाव के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? तो वास्तविक प्रवाह शामिल है, मौद्रिक प्रवाह, दोनों शामिल है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 74 में कह रहा है कि प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? तो उपभोग शामिल है, निवेश शामिल है, आय शामिल है, सभी शामिल है। राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 75 नंबर में कह रहा है कि 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह में संतुलन के लिए शर्त निम्नलिखित में कौन सी है? बताइएगा। 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह में संतुलन के लिए शर्त निम्नलिखित में कौन सी है? तो 75 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। राइट आंसर सी हो जाएगा। 76 में कह रहा है कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कहा जाता है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है राष्ट्रीय आय। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 77 में कह रहा है किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को क्या कहते हैं? किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को क्या कहते हैं?
तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहते हैं राष्ट्रीय आय, राइट आंसर बी हो जाएगा। 78 में कह रहा है एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित रहता है, एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित रहता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। यानी प्राथमिक शामिल रहता है, द्वितीय रहता है, तृतीय, सभी क्षेत्र शामिल रहता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। क्वेश्चन नंबर 79 नंबर में करा कि प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन शामिल है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन शामिल होगा, तो ये होगा भूमि होगा, वन होगा, खनन होगा, सभी प्राथमिक क्षेत्र, राइट आंसर डी हो जाएगा ये सभी। 80 में करा द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सी सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो द्वितीय क्षेत्र में किसे सम्मिलित किया जाता है, तो बी निर्माण को, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 81 नंबर में करा लाभ के निम्नलिखित में कौन से घटक है, लाभ के निम्नलिखित में कौन से घटक है, तो लाभांश, राइट आंसर ये हो जाएगा। 82 में करा वस्तु विनिमय प्रणाली के लाभ है, वस्तु विनिमय प्रणाली के लाभ क्या है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, यानी सरल प्रणाली जरूरी है, आपसी सहयोग पर वृद्धि होना चाहिए, आर्थिक असमानताएं नहीं होनी चाहिए, सभी होना चाहिए, राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रूफ सभी। क्वेश्चन नंबर 83 में कह रहा है कि मुद्रा हुआ है जो मुद्रा का कार्य करे, मुद्रा हुआ है जो मुद्रा का कार्य करे, किसने कहा था। 83 का राइट आंसर ये हो जाएगा, हटल, किसने कहा था, हटले विदर्श ने कहा था। 84 में कह रहा मुद्रा के कार्य हैं, तो मुद्रा के कौन कौन से कार्य है, तो मुद्रा के कार्य है विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक और मूल्य का संचय, राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। 85 में करा है कि निम्न में कौन है जो विधि ग्राह्य मुद्रा है, विधि ग्राह्य मुद्रा कौन है, तो विधि ग्राह्य मुद्रा आपको शाख मुद्रा, राइट आंसर ये हो जाएगा। 86 में करा है व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य कौन से हैं, व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य कौन होंगे, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी जमाएं स्वीकार करना, ऋण देना और शाख निर्माण करना, राइट आंसर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 87 में कह रहा है कि शाख गुणक होता है, शाख गुणक क्या होता है, तो शाख गुणक होता है 1/1/C RR होता है। ओके, राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 88 नंबर की ओर। 88 नंबर में कह रहा है कि व्यापारिक बैंक है, व्यापारिक बैंक है, तो व्यापारिक बैंक क्या है, तो व्यापारिक बैंक जो होता है आपको ग्राहकों से जमा स्वीकार करता है और साथ ही साथ ग्राहकों को ऋण देता है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। 89 में कह रहा है कि केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है, केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है, तो चल जमा, यानी इसको कहेंगे चल नहीं, चालू जमा भी कर सकते हैं। ठीक है, चालू जमा, शाख जमा, शाख मुद्रा कहेंगे और सिक्के, सभी राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। 90 नंबर में कह रहा है कि देश में कागजी नोट जारी करने का कार्य कौन करता है, बताइएगा, देश में कागजी नोट जारी करने का कार्य कौन करता है, राइट आंसर बी हो जाएगा, केंद्रीय बैंक करता है। 91 में करा निम्न में कौन शाख नियंत्रण की गुणात्मक विधि है, निम्न में कौन है जो शाख नियंत्रण की गुणात्मक विधि है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, बैंक दर में परिवर्तन। अगले क्वेश्चन नंबर 92 नंबर कह रहा है कि मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण कौन करता है, मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण कौन करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। 93 में कह रहा है कि शाख मुद्रा का विस्तार होता है जब CRR में क्या होगा, बताइएगा, शाख मुद्रा का विस्तार होता है, तो शाख मुद्रा का विस्तार होता है जब CRR क्या होता है, घटता है। 94 में कह रहा है कि नरसिंघम समिति का संबंध किससे है, नरसिंघम समिति का संबंध किससे है, तो यह बैंकिंग सुधार से, राइट आंसर बी हो जाएगा। 95 नंबर में कह रहा है 1980 में कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, बताइएगा, 1980 में कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो 6 बैंकों का, राइट आंसर बी हो जाएगा। 96 में कह रहा है महामंदी किस वर्ष आई थी, तो बताइएगा महामंदी किस वर्ष आई थी, तो 1929 में, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 नंबर में कह रहा है कि आय एवं उत्पादन के संतुलन स्तर पर सामूहिक मांग में वृद्धि होने पर किसमें वृद्धि होती है, बताइएगा, आय एवं उत्पादन के संतुलन स्तर पर सामूहिक मांग में वृद्धि होने पर किसमें वृद्धि होती है, तो ये वृद्धि होती है आपको रोजगार में, उत्पादन में और आय में, सभी में वृद्धि होगी, राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी में। 98 में कह रहा है कि किन्स का गुणक सिद्धांत निम्न में से किसके बीच संबंध स्थापित करता है, बताइएगा, किन्स का गुणक सिद्धांत निम्न में से किसके बीच संबंध स्थापित करता है, तो ये किसके बीच करता है, ये किसी में से नहीं करता, राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से किसी बीच ने। 99 नंबर में कह रहा है कि राजकोषीय नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है, बताइएगा, राजकोषीय नीति के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है, तो शामिल किया जाता है सार्वजनिक व्यय को और करारोपण को और सार्वजनिक ऋण को, सभी को, राइट आंसर डी हो जाएगा प्रूफ सभी को। 100 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी राजस्व प्राप्ति नहीं है, निम्नलिखित में कौन सी राजस्व प्राप्ति नहीं है, तो ऋणों की वसूली, राइट आंसर ये हो जाएगा। नंबर 1 में कह रहा है कि समष्टि का अर्थ क्या है, समष्टि का जो होता है क्या अर्थ होता है, तो
समष्टि का अर्थ होता है बड़ा होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 2 में कह रहा है कि वैयक्तिक अर्थ एजेंट कौन है, वैयक्तिक अर्थ एजेंट कौन होते हैं, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, उपभोक्ता होते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा थर्ड नंबर की ओर। थर्ड नंबर में कह रहा है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक है, तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो एडम स्मिथ है, राइट आंसर ये हो जाएगा। 4 में कह रहा है उद्यमी का कार्य होता है, उद्यमी का कार्य क्या होता है, उद्यमी का कार्य होता है फर्म का संचालन करना, उद्यम से जुड़े जोखिम लेना, इसके बाद पूंजी की पूर्ति करना, है सभी होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में कह रहा है कि जिस दर या मूल्य पर श्रम का क्रय विक्रय होता है उसे क्या कहते हैं, जिस दर पर श्रम का क्रय विक्रय होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे मजदूरी कहेंगे, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 6 में कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक भूमिका अदा करने वाले कौन है, तो आर्थिक भूमिका अदा करने वाले राज्य होते हैं, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग कितना नंबर है, क्वेश्चन नंबर आप लोग अगले नंबर देखिएगा प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि इनमें कौन है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अभिलक्षण नहीं है, इनमें से कौन है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अभिलक्षण नहीं है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, योजना बनाना। 8 नंबर में कह रहा है कि इनमें कौन उत्पादन का कारक है, उत्पादन का कारक कौन है, तो उत्पादन का कारक श्रम होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 9 नंबर में कह रहा है कि इनमें कौन पारिवारिक क्षेत्र का कार्य है, इनमें से कौन है जो पारिवारिक क्षेत्र का कार्य है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अन्य आय अर्जित करना, बचत करना और कर अदा करना, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 नंबर में कह रहा है कि संसाधन संपन्न अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों के विषय में क्या सही है, तो 10 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये सबसे गरीब है, सबसे क्या है, गरीब है। ओके, अगले क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में कह रहा है कि 11 में कह रहा है कि उत्पादन का प्रवाह कैसे उत्पन्न होता है, उत्पादन का प्रवाह जो कैसे उत्पन्न होता है, तो संसाधन प्राप्त करके, संसाधन का उपयोग करके और व्यापारिक वातावरण बना करके, सभी करके होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 12 में कह रहा है कि अंतिम उपभोक्ता द्वारा तय की जाने वाली वस्तु क्या कहलाती है, अंतिम उपभोक्ता द्वारा तय की जाने वाली क्रय की जाने वाली वस्तु क्या कहलाती है, तो उसे हम लोग उपभोग वस्तु कहते हैं, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है। 13 नंबर आप लोगों के बीच है प्यारे साथियों, 13 नंबर का आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए 13 नंबर में कह रहा है कि इनमें कौन है जो अंतिम उपभोग वाली उपभोक्ता वस्तु है जिसका आगे रूपांतरण नहीं हो सकता, बताइएगा इसका जिसका कर दिया, ठीक है। कह रहा है इनमें कौन अंतिम उपभोग वाली उपभोक्ता वस्तु है जिसका आगे रूपांतरण नहीं हो सकता है, तो नहीं हो सकता कमीज का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 14 नंबर में कह रहा है कि पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में विस्तार से उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में क्या परिवर्तन होता है, तो वृद्धि होगी, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की गणना के लिए व्यय विधि का कौन सा समीकरण सही है, बताइएगा। सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए व्यय विधि का कौन सा समीकरण सही है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। जीडीपी बराबर होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स प्लस एम होता है, ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 में करा यदि सरकार ना हो और विदेशी व्यापार ना हो अर्थात जी बराबर टी बराबर एम बराबर एक्स बराबर 0, तो समीकरण आई माइनस एस प्लस जी टी बराबर में एम माइनस में एक्स के लिए कौन सा कथन सही होगा, तो 16 का राइट आंसर ये हो जाएगा, टी बराबर क्या होगा, एम होगा, टी बराबर एम होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 में करा कि सकल घरेलू उत्पाद के मूल्यांकन में मजदूरी ब्याज लाभ एवं लगान को किस विधि द्वारा जोड़ा जाता है, तो राइट आंसर आपका इसका सी हो जाएगा, आय विधि द्वारा जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में देखिए क्या करा, 18 में कह रहा है कि आय के वर्तुल प्रवाह में समस्त उत्पादित अंतिम वस्तुओं या सेवाओं पर किया गया व्यय किसके बराबर होता है, बताइएगा। कह रहा है कि आय के वर्तुल प्रवाह में समस्त उत्पादित अंतिम वस्तुओं या सेवाओं पर किया गया व्यय किसके बराबर होता है, तो यह बराबर होता है किसके, यह बराबर होता है आपको कारक अदायगी के और समस्त उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मूल्य के, इस दोनों के बराबर होता है, राइट आंसर डी होगा, ए और बी दोनों के। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 नंबर में क्या कह रहा है, 19 नंबर में कह रहा है कि फर्म के उत्पादन का मूल्य माइनस में
फर्म द्वारा प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है आपको फर्म का मूल्य वर्धित के बराबर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 नंबर में। 20 नंबर में कह रहा है यदि एक ब्रेड का मूल्य 50 रुपया है जिसमें 25 रुपया का गेहूं आगत के रूप में उपयोग किया गया है, तो बेकर का ब्रेड के उत्पादन में निवल योगदान कितने रुपये हैं? तो 20 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 25 रुपये का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद बराबर वाट प्लस मूल्य ह्रास। इसका बराबर क्या होगा? ये होगा आपको सकल घरेलू उत्पाद हो जाए। ओके, सकल घरेलू उत्पाद होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 22 में करा 2023 के मूल्य सूचकांक के लिए चालू वर्ष कौन सा होगा? बताइएगा 2023 के मूल्य सूचकांक के लिए चालू वर्ष कौन होगा? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, 2023 होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में करा थोक मूल्य सूचकांक में किस वस्तु के मूल्य को शामिल किया जाता है? ये शामिल किया था थोक बाजार में बिकने वाली वस्तुओं को लेकर। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 24 नंबर की ओर। चलिए 24 नंबर में देखिए क्या करा है। जैसा कि 24 नंबर में कहा है कि घरेलू सीमा के अंतर्गत सृजित सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य का क्या योग कहलाता है? बताइएगा घरेलू सीमा के अंतर्गत सृजित सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य का योग क्या कहलाता है? तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग सकल घरेलू उत्पाद, राइट आंसर डी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 नंबर में। 25 में करा है मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद एवं वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद अपस्फीति कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर में कह रहा है यदि वैयक्तिक आय में वैयक्तिक कर एवं गैर कर अदायगी जैसे आयकर को घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो हमें प्राप्त होता है वैयक्तिक प्रायोज्य आय प्राप्त होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर में कह रहा है यदि किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमत दुगनी हो जाती है और उत्पादन स्थिर रहता है तो वास्तविक आय में क्या परिवर्तन होगा? तो वास्तविक आय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है यदि किसी देश का वर्ष 2020 में सकल घरेलू उत्पाद 1400 करोड़ था जो वर्ष 2023 में बढ़कर 1950 करोड़ हो गया है, तो सकल घरेलू उत्पाद अपस्फीति क्या होगा? राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 139.29 लगभग होगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 29 नंबर में। 29 नंबर में कह रहा है यदि मौद्रिक सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाई हो और वास्तविक सकल राष्ट्रीय B/A उत्पाद बाई हो तो आपको सकल राष्ट्रीय उत्पाद अपस्फीति क्या होगा? तो अपस्फीति का मान होगा 22/22 × 100 होगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 नंबर में। 30 नंबर में कह रहा है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कैसे मूल्य शामिल किए जाते हैं? तो ये शामिल किया जाता है खुदरा मूल्य को। राइट आंसर ये हो जाएगा। 31 में कह रहा है मुद्रा के माध्यम के बिना आर्थिक विनिमय क्या कहलाता है? तो आर्थिक विनिमय कहलाता है आपको वस्तु विनिमय। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर में कह रहा है कि लेन देन के उद्देश्य से मुद्रा की मांग किस पर निर्भर करती है? तो यह निर्भर करती है आपको किस पर? ये निर्भर करती है आय पर और औसत मूल्य स्तर पर, दोनों पर निर्भर करती है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 33 में कह रहा है कि सट्टा के लिए मुद्रा की मांग किस ब्याज पर सर्वाधिक होती है? बताइएगा सट्टा के लिए मुद्रा की मांग किस ब्याज पर सर्वाधिक होती है? तो सर्वाधिक किस पर होती है? तो ये होती है सर्वाधिक ब्याज दर आरमैक्स पर। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 में। 34 नंबर में कह रहा है यमन प्लस डाकघर बचत बैंकों में बचत जमाएं किसकी परिभाषा है? तो ये परिभाषा किसकी? तो M2 की है। 35 में कह रहा है किसी जमा की परिपक्वता की अवधि निश्चित होती है। किसी जमा की परिपक्वता की अवधि निश्चित होती है, तो ये निश्चित होती है किसकी? तो अवधि जमा का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा। अगले नंबर 36 नंबर के। चलिए 36 नंबर में आप लोगों के बीच प्रश्न है। 36 नंबर में कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मौद्रिक पूर्ति की परिभाषा में कौन सबसे तरल है? बताइएगा। कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मौद्रिक पूर्ति की परिभाषा में कौन सबसे तरल होता है? तो सबसे तरल कौन होगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, M1 होता है। 37 में कह रहा है किस देश के मौद्रिक पदाधिकरण की संपूर्ण देयता को क्या कहते हैं? संपूर्ण देयता को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं मौद्रिक आधार कहते हैं और उच्च शक्तिशाली मुद्रा कहते हैं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों को कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 38 नंबर में कह रहा है कि अतिरिक्त अतिरिक्त उपभोग और अतिरिक्त आय का अनुपात क्या कहलाता है। अतिरिक्त उपभोग और अतिरिक्त आय का अनुपात क्या कहलाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर में कह रहा है कि उपभोग फलन सी बराबर सी प्लस सी बाई में सी रेकरिंग के विषय में क्या सही है। 39 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी सी रेकरिंग ग्रेटर देन 0 होगा। सी रेकरिंग को स्थिर माना जाता है यदि जीवन यापन के लिए निश्चित उपभोग है। ये सभी होगा, राइट आंसर डी होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर में कह रहा है कि निवेश को स्थिरांक आई बराबर आई के ऊपर डबल लाइन क्यों माना जाता है। तो 40 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये सभी हो जाएगा क्योंकि यह बहिर्जात कारक है। यह अर्थव्यवस्था के स्वायत्त निवेश को प्रदर्शित करता है। यह सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन पर नहीं निर्भर करता है। यह राइट आंसर आपका डी होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर में कह रहा है यदि सार्वजनिक ऋण भविष्य में निर्गत की वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डालता है तो इसे क्या कहेंगे। बोझ कहेंगे। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 में कह रहा है कि शिक्षा स्वास्थ्य निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों को रोकने से आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रतिकूल प्रभाव। राइट आंसर भी हो जाएगा। 43 में कह रहा है इनमें कौन है जो सार्वजनिक वस्तु है। सार्वजनिक वस्तु कौन होगा, तो स्वच्छ वायु होगा, लोक शिक्षा होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा होगा। राइट आंसर डी होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44 नंबर में कह रहा है मंदी के दौरान कल्याणगत अदायगी से क्या धारित करने में मदद मिलती है, बताइएगा। कह रहा है मंदी के दौरान कल्याणगत अदायगी से क्या धारित करने में मदद मिलती है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, निवेश मिलेगी। ओके, अगले क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति सी बराबर 0.75 हो तो सरकार अंतरण गुना का मान क्या होगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 46 में कह रहा है उत्पाद के विदेशी व्यापार में व्यापार घाटा क्या होगा। तो व्यापार घाटा का मान क्या होगा, तो निर्यात माइनस में आयात ग्रेटर देन 0 होगा। अगले क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि खुली अर्थव्यवस्था के लिए संतुलन की शर्त क्या है। खुली अर्थव्यवस्था के लिए संतुलन का अर्थ क्या होगा, तो केवल ए और सी दोनों होगा। ए और सी का मतलब होता है ये दोनों होगा। बाई बराबर होगा सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होगा, और बाई बराबर होगा सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स होगा। ओके, अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 48 नंबर के। चलिए 48 नंबर में आप लोग देखिएगा क्या करा। 48 में कह रहा है किस विदेशी विनिमय दर व्यवस्था में केंद्रीय बैंक हस्तक्षेप करता है, बताइएगा। कह रहा है किस विदेशी विनिमय दर व्यवस्था में केंद्रीय बैंक हस्तक्षेप करता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, नामी विनिमय दर को करता है। क्वेश्चन 49 में कह रहा है इनमें कौन विनिमय दर को नहीं दर्शाता। इनमें कौन है जो विनिमय दर को नहीं दर्शाता। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 1 टी के बराबर होता है RS 0.76 होगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50 में कह रहा है कि निम्न विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है। निम्न विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है, तब विदेशी कीमत स्तर से। राइट आंसर सी हो जाएगा। 51 में कह रहा है इनमें से कौन जो वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता है। तो वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता तो चिकित्सा। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है कि अच्छी शिक्षा चाहिए तो विलासिताओं का त्याग करना पड़ेगा। अच्छी शिक्षा चाहिए तो विलासिताओं का त्याग करना पड़ेगा। यह कथन किसका उदाहरण है, तो यह उदाहरण किसका, तो अवसर लागत का। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि इनमें अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं। इनमें कौन है जो कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पैसा कैसे बचाया जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर में कह रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र क्या दर्शाता है। उत्पादन संभावना वक्र क्या दर्शाता है, तो अवसर लागत को। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 55 नंबर में कह रहा है इनमें कौन व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु है, बताइएगा। इनमें कौन व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु है। 55 का राइट आंसर का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में मूल्य स्तर को। ओके, 56 में कह रहा है इनमें कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण है। इनमें कौन है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण है, तो 56 का राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। इनमें से सभी होगा, आर्थिक नियोजन होगा, मूल्य तंत्र होगा, और निजी क्षेत्र के एवं सरकारी क्षेत्र का सह अस्तित्व होगा। ओके, सभी होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा।
57 नंबर में कह रहा है कि बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं सभी लोगों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए। यहाँ यह अर्थव्यवस्था की कौन सी केंद्रीय समस्या है, बताइएगा। कह रहा है कि बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं सभी लोगों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए, यह अर्थव्यवस्था की कौन सी केंद्रीय समस्या है। तो 57 का राइट आंसर सी हो जाएगा। इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर में कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्रियाकलापों के दिशा का निर्धारण कौन करता है, बताइएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्रियाकलापों की दिशा का निर्धारण कौन करता है। 58 का राइट आंसर बी हो जाएगा, सरकार करता है। 59 में कह रहा है कि पिछले 2 दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका क्या होती है। तो सरकार की भूमिका बढ़ी है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर में कह रहा है कि अर्थशास्त्र में व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन किस शाखा द्वारा किया जाता है, बताइएगा। अर्थशास्त्र में व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन किस शाखा द्वारा किया जाता है। तो यह क्या होता है आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगले नंबर में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 61 नंबर में। 61 नंबर में कह रहा है कि इनमें कौन बजट सेट की सही परिभाषा है। इनमें कौन बजट सेट की सही परिभाषा है। राइट आंसर ये हो जाएगा P1 x1 + P2 x2 <m होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62 नंबर कह रहा है बजट रेखा x2 बराबर m/P2 माइनस में P1/P2 × x1 में m/P2 क्या है। m/P2 क्या होगा। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा x प्रतिच्छेद होगा। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 63 नंबर में। 63 नंबर में कह रहा है यदि केवल वस्तु x1 के मूल्य में परिवर्तन होता है तो बजट रेखा को क्या होगा। तो बजट रेखा को क्या होगा। तो बजट रेखा मूल्य घटाने पर बाएं जाएगी। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 नंबर में कह रहा है कि अनाधिमान वक्र अक्ष मूल्य के प्रति उन उन उन्नतोदर होता है क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापना दर क्या होगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ह्रासमान होगा, डिक्रीजिंग होगा। 65 में करा वस्तु की कीमत और उसकी मांग की गई मात्रा को कौन वक्र दर्शाता है, बताइएगा। करा वस्तु की कीमत और उसकी मांग की गई मात्रा को कौन वक्र दर्शाता है। राइट आंसर ये हो जाएगा, मांग वक्र को दर्शाता है। 66 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि एक रैखिक मांग वक्र डीपी बराबर ए माइनस बीपी, जहाँ डी बराबर मांग की मात्रा और पी बराबर मूल्य है, किस कीमत पर मांग शून्य होगा। किस कीमत पर मांग शून्य होगा। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, A/B पर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है कि चाय की कीमत घटने से कॉफी का मांग जो है वक्र किस ओर शिफ्ट होगा। 67 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बाईं ओर शिफ्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 68 नंबर में कह रहा है कि लंबवत मांग वक्र के मूल्य मांग की लोच क्या होगी। मूल्य मांग की लोच क्या होगी। तो शून्य की राइट आंसर हो जाएगा। 69 में कह रहा है एक आयताकार अति परवलय मांग वक्र P × Q बराबर E के हर बिंदु पर मांग की लोच का मान क्या होगा। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, E बराबर 1 होगा। 70 नंबर में कह रहा है कि उपभोक्ता आय में वृद्धि से किस तरह के वस्तुओं की मांग में गिरावट होती है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, निम्न स्तरीय वस्तु का गिरावट होगा। क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है कि इनमें कौन है जो परिवर्ती आगत नहीं है। मशीन, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 नंबर में कह रहा है कि अल्पकाल में किस आगत में परिवर्तन किया जा सकता है, बताइएगा। अल्पकाल में किस आगत में परिवर्तन किया जा सकता है। तो परिवर्ती आगत में, राइट आंसर ये हो जाएगा। 73 में कह रहा है यदि आत की मात्रा 100 है और यदि आयात करेंगे, ठीक है, यदि आयात की मात्रा 100 है और निर्गत की मात्रा 10,000 है तो औसत उत्पाद क्या होगा। तो औसत उत्पाद का मान 100 होगा। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 74 में कह रहा है यदि कारक 1 की x1 इकाइयाँ निर्गत 40 इकाइयाँ उत्पादन करती है और x1 - 1 इकाई निर्गत की 30 इकाइयाँ उत्पादन करती है तो x1वीं की इकाइयाँ सीमांत उत्पाद क्या होगा। 74 नंबर का आंसर बताएंगे क्या होगा। तो 74 का जो राइट आंसर बता रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, क्या होगा, सी होगा, 10 इकाई होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 75 कह रहा है कि औसत स्थिर लागत वक्र का क्या आकार होता है, बताइएगा। औसत स्थिर लागत वक्र का आकार क्या होता है। तो ये होता है आयताकार अति परवल है। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 76 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि परिवर्ती अनुपात के नियम में क्या होता है।
परिवर्ती अनुपात के नियम में क्या होता है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, सीमांत और औसत उत्पाद एक सीमा तक बढ़ते हैं और फिर घटते रहते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 67 नंबर में कह रहा है कि पैमाने का प्रतिफल में किसमें एक साथ अनुपातिक परिवर्तन किया जाता है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा सभी संसाधनों में। 78 में कह रहा है कुल स्थिर लागत वक्र एक्स अक्ष के सापेक्ष क्या होगा? तो एक्स अक्ष के सापेक्ष क्या होगा? समानांतर। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 नंबर में कह रहा है कि औसत स्थिर लागत वक्र की ढाल क्या होगी? औसत स्थिर लागत वक्र की ढाल क्या होगी? तो ऋणात्मक। राइट आंसर सी हो जाएगा। 80 में कह रहा है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म की कीमत रेखा की ऊर्ध्व स्तरीय ऊंचाई किसके बराबर होती है? बताइएगा। कह रहा है कि पूर्ण स्पर्धी फर्म की कीमत रेखा की ऊर्ध्व स्तरीय ऊंचाई किसके बराबर होती है? तो यह बराबर होती है किसके? तो मूल्य पी के बराबर। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है कि पूर्ण स्पर्धी फर्म के लिए सीमांत आगम बराबर औसत आगम बराबर बाट बराबर क्या होगा? तो कीमत होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। 81 में कह रहा है किसी प्रतिस्पर्धी फर्म के प्रति इकाई लाभ की गणना किस चर से की जाती है? बताइएगा। तो 82 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ पर और स्टेटमेंट दिया हो तो सी हो जाएगा। निसंतुलन पर एम आर माइनस एम सी से होगा। क्या होगा? संतुलन पर एम आर माइनस एम सी से होगा। क्वेश्चन नंबर 83 में देखिए क्या करा है। 83 नंबर में कह रहा है कि इनमें कौन है जो अल्पकाल में उत्पादन बिंदु है? बताइएगा। उत्पादन बंदी बिंदु है। 83 नंबर का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। औसत प्रतिवर्ती लागत की न्यूनतम बिंदु है। ओके। 84 नंबर में कह रहा है कि सामान्य लाभ की स्थिति में फर्म को कितना लाभ होगा? बताइएगा। सामान्य लाभ की स्थिति में फर्म को कितना लाभ होगा? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ये सभी लाभ होगा। शून्य आर्थिक लाभ होगा, लाभ अलाभ की स्थिति होगा, त्यागे गए प्रतिफल के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 85 में कह रहा है किसी प्रतिस्पर्धी फर्म को अल्पकाल में हानि हो रही है, यह कब संभव है? यह संभव आपको जब ए आर ग्रेटर देन एम सी होगा। क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है किसी फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र क्या होता है? किसी फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र क्या होता है? राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। औसत प्रतिवर्ती लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु से ऊपर सीमांत लागत वक्र होगा। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 87 नंबर में कह रहा है यदि औसत लागत वक्र संतुलन की बिंदु पर औसत आगम वक्र के नीचे हो तो फर्म को क्या कहेंगे? तो उस फर्म को हम लोग घाटा कहेंगे। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 88 नंबर की ओर। चलिए 88 नंबर आप लोगों के बीच है, ठीक है। 88 में कह रहा है कि पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन भागा मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन बराबर बाट बराबर क्या होगा? तो उसे हम लोग कहेंगे पूर्ति की कीमत लोच। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 89 में कह रहा है कि असमता P1 x1 प्लस P2 x2 लेस देन इक्वल टू यम को क्या कहा जाएगा? तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाएगा आपको बजट सेट कहा जाएगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है कि बजट रेखा की प्रवणता यानी ढाल किससे परिभाषित की होती है? ये परिभाषित किससे होती है? तो ये होती है आपको माइनस में P1 बाई P2 से। 91 में कह रहा है कि एकाधिकारी फर्म के लिए वस्तु की कीमत किस पर निर्भर करती है? बताइएगा। एक एकाधिकारी फर्म के लिए वस्तु की कीमत किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर किस पर करेगी? तो ये करती है आपको देखिएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। वह कीमत स्वीकार्यता पर निर्भर करती है। राइट आंसर आपका जो बता दिया आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है कि बाजार संतुलन में किन दो चरों का निर्धारण होता है? बाजार संतुलन में किन दो चरों का निर्धारण होता है? राइट आंसर ये हो जाएगा मूल्य और मात्रा का निर्धारण होता है। 93 में कह रहा अदृश्य हाथ का बाजार में क्या भूमिका है? बताइएगा। अदृश्य हाथ का बाजार में क्या भूमिका होता है? तो ये क्या होता है? ये होता है आपको अदृश्य हाथ कीमत में परिवर्तन कर देता है, संतुलन स्थापित करता है और अधिपूर्ति की स्थिति में कीमतों में कमी करता है। राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 94 नंबर में कह रहा है कि संतुलन मूल्य से कम मूल्य पर क्या होगा? संतुलन मूल्य से कम मूल्य पर क्या होगा? तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा अधि मांग होगा। 95 में कह रहा है यदि मांग वक्र स्थिर हो और पूर्ति वक्र दाहिने शिफ्ट करता है तो वस्तु के मूल्य में क्या परिवर्तन होगा? बताइएगा। यदि मांग वक्र स्थिर हो और पूर्ति वक्र दाहिने शिफ्ट करता है तो वस्तु के मूल्य में क्या परिवर्तन होता है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा मूल्य घटेगा। क्या होगा? मूल्य घटेगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96
96 नंबर में करा यदि प्रतिस्पर्धी फर्मों की कीमतें न्यूनतम औसत लागत के बराबर हो तो क्या होगा। तो हमें पता है ना फर्मों का प्रवेश और ना फर्मों का बहिर्गमन होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। 97 में करा है कि काला बाजारी की समस्या कब उत्पन्न होती है। यदि पीई बराबर संतुलन मूल्य और P1 बराबर कोई उच्चतम निर्धारित कीमत है। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये होगा तब आपको समस्या उत्पन्न होगा काला बाजारी में जब पीई ग्रेटर देन P1 होगा। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 98 नंबर में देखिए क्या कर रहा है एकाधिकारी का औसत संप्राप्ति वक्र उसका क्या कहलाता है। तो उसका क्या कहलाता है मांग वक्र। राइट आंसर बी हो जाएगा। 99 में कह रहा है एकाधिकारी फर्म का बृहत मात्रा में बेचने का निर्णय किस कीमत पर संभव होगा। ये किस कीमत पर होगा तो उच्च कीमत पर। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 100 में कह रहा है जब सीमांत संप्राप्ति शून्य होती है तो कुल संप्राप्ति क्या होगी। तो कुल संप्राप्ति का मान आपको सर्वाधिक होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है। बताइएगा। कह रहा है कि आर्थिक समस्या मूलतः जो है किस तथ्य की समस्या है। तो यह समस्या आपको आगम की है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 2 में कह रहा है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा अधिकतम लोक कल्याण करना। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। बताइएगा किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। तो यह लिए जाते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि सीमांत उपयोगिता है। सीमांत उपयोगिता क्या है। राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यह है डेल्टा MU बटा में डेल्टा Q। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में कह रहा है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है। सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है। क्या कहा जाता है तो उपयोगिता स्थिर नियम। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 में कह रहा है निम्न में कौन है जो पूंजी खाते में नहीं आता है। निम्न में कौन है जो पूंजी खाते में नहीं आता है। राइट आंसर डी हो जाएगा निजी सौदे नहीं आता है। 7 में कह रहा है निम्न में कौन उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता संतुलन की शर्त है। बताइएगा निम्न में कौन उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता संतुलन की शर्त है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करे। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 नंबर में कह रहा है कि मांग वक्र के ऋणात्मक ढाल के कारण है। बताइएगा मांग वक्र के ऋणात्मक ढाल के कारण क्या है। तो 8 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी हो जाएगा यानी घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। इसके बाद आय का प्रभाव, इसके बाद प्रतिस्थापन प्रभाव, ये सभी जो है मांग वक्र के ऋणात्मक ढाल का कारण है, रीजन है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि विकासशील देशों में राजकोषीय नीति के उद्देश्य क्या होते हैं। विकासशील देशों में राजकोषीय नीति के उद्देश्य क्या होते हैं। राइट आंसर इसका भी डी हो जाएगा क्योंकि पूंजी निर्माण को बढ़ावा देगा और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, विनियोग के लिए संसाधनों को एकत्रित करना, ये सभी होता है विकासित देशों में राजकोषीय नीति के उद्देश्य होते हैं, प्लान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सामूहिक पूर्ति को व्यक्त किया जाता है। बताइएगा सामूहिक पूर्ति को जो है किसमें व्यक्त किया जाता है। राइट आंसर इसका बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए ठीक है आप लोग बताते चलिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। सामूहिक पूर्ति को व्यक्त किया जाता है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा राष्ट्रीय आय और साथ ही साथ उपभोग एवं बचत के जोड़ के रूप में जो होता है उसे सामूहिक पूर्ति कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है निम्न में कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा साधन सीमित होते हैं। संसाधन या साधन क्या होते हैं सीमित है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 12 नंबर में कह रहा है कि यदि अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन स्तर पूर्ण रोजगार के स्तर से पहले निर्धारित हो जाता है तब इसे क्या कहा जाता है। बताइएगा यदि अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन स्तर पूर्ण रोजगार के स्तर से पहले निर्धारित हो जाता है तब इसे क्या कहा जाता है। तब इसे कहा जाता है स्थिर मांग की दशा। राइट आंसर डी हो जाएगा। 13 नंबर में कह रहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसका कथन है। तो यह कथन आपको एडम स्मिथ जी का कथन है कि अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है, ये कथन एडम स्मिथ ने कहा था। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में कह रहा है कि उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया है। बताइएगा उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत है जो किसने दिया है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा मार्शल ने दिया है।
15 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, अब स्फीति का अंतराल कुल न्यून मांग की माप है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, अब स्फीति का अंतराल कुल न्यून मांग की माप है, मेजर है। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 16 नंबर में। 16 नंबर में कह रहा है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार का मांग वक्र खिसक जाता है। तो यह खिसक जाता है कि किसकी ओर, नीचे की ओर। राइट आंसर डी हो जाएगा। 17 नंबर में कह रहा है कि क्रिंस का गुणक जो है सिद्धांत किसके भी संबंध स्थापित करता है, बताइएगा। कह रहा है कि क्रिंस का गुणक सिद्धांत किसके भी संबंध स्थापित करता है। राइट आंसर ये हो जाएगा, निवेश और आय के बीच। अगले क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 नंबर में कह रहा है कि तटस्थ वक्र विश्लेषण में दो वस्तुओं के बीच विनिमय का अनुपात दर्शाया जाता है। कह रहा है कि तटस्थ वक्र विश्लेषण में दो वस्तुओं के बीच विनिमय का अनुपात दर्शाया जाता है, तो यह दर्शाया जाता है आपको मांग वक्र के द्वारा। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि मांग वक्र का अभिप्राय मांगी गई उस मात्र से लगाया जाता है जो एक निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है। किसका कथन है, तो यह कथन आपको जे.एस. मिल का है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 19 नंबर के। चलिए 19 नंबर में आप लोग ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, आप लोग 19 नंबर का आंसर बताने के लिए रेडी रहिएगा प्यारे साथियों। 19 में कह रहा है कि मांग शब्द का अभिप्राय मांगी गई उस मात्र से लगाया जाता है जो एक निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है। कथन किसका था, तो ये कथन आपको बताएं कि जे.एस. मिल जी का है। 20 में कह रहा है कि रोजगार गुना का जन्मदाता कौन है। रोजगार गुना का जन्मदाता कौन है, राइट आंसर ये हो जाएगा, काहन है। कौन है, काहन। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में कह रहा है कि ब्याज के तरलता अधिमान सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ब्याज के तरलता अधिमान सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, तो जे.एम. किन्स ने किया। ओके। 22 नंबर में कह रहा है उत्पादन और रोजगार का स्तर गिर जाता है। उत्पादन और रोजगार का स्तर गिर जाता है, तो यह गिर जाता है मंदी में। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 23 नंबर में कह रहा है कि भारत में 1969 में कितने अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। भारत में 1969 में कितने अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो यह किया गया 14 बैंकों का। राइट आंसर ये हो जाएगा। 24 में कह रहा है मांग की लोच का माप निम्नलिखित में से किस विधि से नहीं किया जाता है, तो नहीं किया जाता उत्पाद रीति से। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 में। 25 में कह रहा है कि बैंक में ग्राहक सेवा सुधार हेतु निम्नलिखित में किस समिति का गठन हुआ है, तो ये समिति का गठन हुआ। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, गायपोरिया समिति का। राइट आंसर बी हो जाएगा। 26 में कह रहा है कि मांग में विस्तार का कारण है, तो मांग में विस्तार का कारण है तो दी हुई वस्तु की कीमत गिर जाना। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26 में। 27 नंबर 26 कंप्लीट करिए। 27 में कराएं कि कौन सा शाख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय नहीं है, बताइएगा कौन सा शाख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय नहीं है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, खुले बाजार की क्रियाएं। 28 नंबर में कह रहा है कि आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है, तो यह घटा देता किसका, तो इसमें से किसी का नहीं घटाता। राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से किसी कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर में कह रहा है कि किन्स के सिद्धांत का संबंध है। किन्स के सिद्धांत का संबंध किससे है, तो मजदूरी की लोचशीलता से। मजदूरी की लोचशीलता से। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 नंबर की ओर। चलिए 30 नंबर भी आप लोगों के बीच प्रश्न आ चुका है। 30 नंबर में कह रहा है कि अस्पष्ट लागतों में सम्मिलित है। अस्पष्ट लागतों में शामिल होता है, क्या शामिल होता है, तो उत्पादक की अपनी स्वयं की पूंजी का ब्याज। राइट आंसर डी हो जाएगा। 31 में कह रहा है कि मौद्रिक लागत का घटक कौन नहीं है, बताइएगा मौद्रिक लागत का घटक कौन नहीं है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, अस्पष्ट लागत। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 नंबर में। 32 नंबर में कह रहा है कि फर्म को लाभ मिलता है जब कब लाभ मिलता है, जब AR बराबर AC होता है। 33 में कह रहा है कि मजदूरी कटौती अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की दशा को बनाए रखती है, किसके अनुसार बोला गया है, तो यह बोला गया आपको पीगू के अनुसार। राइट आंसर ये हो जाएगा। 34 में कह रहा है कि जे.एम. किन्स की पुस्तक द जनरल थ्योरी किस वर्ष प्रकाशित हुई, बताइएगा
कह रहा है कि J.M. किन्स की पुस्तक द जनरल थ्योरी किस वर्ष प्रकाशित हुई? 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1936 में प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर में कह रहा है कि केंद्रीय बैंक ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कौन सा उपाय करता है? ये कौन सा उपाय करेगा? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, रिवर्स रेपो रेट दर बढ़ा देता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 नंबर में। 36 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन व्यापारिक बैंकों के ऋण देने की सुविधा का संगठक नहीं है? बताइएगा, निम्नलिखित में कौन व्यापारिक बैंकों के ऋण देने की सुविधा का संगठक नहीं है? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अधिविकर्ष नहीं। ओके। 37 नंबर में कह रहा है कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण निर्माण की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण निर्माण की प्रक्रिया क्या हो जाती है? तो समाप्त हो जाती है। तो यह समाप्त हो जाती है कहाँ पर? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कुल धन भंडार प्रारंभिक जमा के बराबर हो जाता है। अगले क्वेश्चन नंबर 38 नंबर में। 38 नंबर में कह रहा है कि मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार के। राइट आंसर ये हो जाएगा। 39 में कह रहा है कि एक ऋजु रेखी मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी? बताइएगा, एक ऋजु रेखी मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी? तब मांग की लोच क्या होगी? तो शून्य होगी। राइट आंसर ये हो जाएगा। 40 नंबर में कह रहा है कि अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय है। अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय किससे होता है? तो आनंद से। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 40 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41 नंबर में कह रहा है कि उच्च तटस्थता वक्र संतुष्टि का कौन सा स्तर दर्शाता है? बताइएगा, उच्च तटस्थता वक्र संतुष्टि का कौन सा स्तर दिखाता है? राइट आंसर बी हो जाएगा, उच्च को दर्शाता है। 42 में कह रहा है कि अति परवलयकार मांग वक्र निम्न में से क्या दिखाता है? बताइएगा, अति परवलयकार मांग वक्र निम्न में से क्या दिखाता है? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पूर्ण लोचदार मांग को दिखाता है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 43 नंबर में। 43 नंबर में कह रहा है कि परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अनुसार उत्पाद के प्रथम चरण में क्या होगा? तो प्रथम चरण में क्या होगा? तो सीमांत उत्पादन बढ़ता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में सही अंकित कीजिए। तो सही कौन सा लिखा होता है? राइट आंसर बी हो जाएगा, टीसी बराबर होता है टीवीसी माइनस में टीएफसी। 45 में कह रहा है कि फर्म का लाभ निम्नलिखित में किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा? बताइएगा, फर्म का लाभ निम्नलिखित में किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा? 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जहां एम आर बराबर एम सी होगा और जहां एम आर वक्र एम आर के नीचे से काटे। ओके, ये दोनों होगा। ओके, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये और भी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 46 नंबर की ओर। 46 नंबर में क्या कह रहा है? 46 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित किस बाजार दशा में सीमांत आगम शून्य अथवा ऋणात्मक नहीं हो सकता? बताइएगा, निम्नलिखित किस बाजार दशा में सीमांत आगम शून्य अथवा ऋणात्मक नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता किसमें? तो एकाधिकार में। राइट आंसर ये हो जाएगा। 47 में कह रहा है कि सम विच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होता है जब क्या होगा? तो जब एम आर लेस देन एम सी होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा आप लोग 48 नंबर में। 48 नंबर में कह रहा है कि अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध क्या व्यक्त करता है? तो धनात्मक संबंध क्या व्यक्त करता है? पूर्ति की लोच को व्यक्त करता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 49 नंबर में कह रहा है जब किसी वस्तु की पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो पूर्ति की लोच क्या होगी? तो पूर्ति की लोच क्या होगी? तो इकाई के बराबर। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50 नंबर की ओर। 50 नंबर में कह रहा है ES बराबर 0 का अर्थ है कि पूर्ति की लोच क्या होगी? तब पूर्ति की लोच होगी इकाई लोचदार है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 51 में कह रहा है कि एकाधिकारी बाजार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, फर्मों के प्रवेश व निष्कासन की स्वतंत्रता। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52 नंबर में। 52 नंबर में कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना में किसे सम्मिलित नहीं किया था? राष्ट्रीय आय की गणना में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता? राइट आंसर डी हो जाएगा, नई अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं को। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53 नंबर में। 53 नंबर में कह रहा है जीएनपी अपस्फीति क्या है? जीएनपी अपस्फीति क्या है? 53 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जीएनपी अपस्फीति बराबर होता है वास्तविक जीएनपी बटा में नगद जीएनपी गुने में 100 होता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 54 नंबर में।
54 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है। मुद्रा का कार्य नहीं तो राइट आंसर सी हो जाएगा मूल्य का संचयन करना। 55 में कह रहा है मुद्रा के गौण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है, बताइएगा। कह रहा है मुद्रा के गौण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है, तो शामिल किया था राइट आंसर ए को विनिमय का माध्यम को। अगला क्वेश्चन नंबर 56 में 56 में कह रहा है कि भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से क्या जुड़ा हुआ है, बताइएगा। भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से क्या जुड़ा हुआ है, राइट आंसर बी हो जाएगा नरसिंघम कमेटी को। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 57 में कह रहा है केंद्रीय बैंक का निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं है। केंद्रीय बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा नोट निर्गमन का एकाधिकार। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि भारतीय बैंक प्रणाली का संरक्षक कौन है। भारतीय बैंक प्रणाली का संरक्षक कौन है, राइट आंसर ये हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। 59 में कह रहा है निम्नलिखित में किसका संबंध नरसिंघम समिति से है। निम्नलिखित में किसका संबंध जो है नरसिंघम समिति से है, तो बैंकिंग सुधार से। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60 नंबर की ओर। चलिए 60 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है। 60 नंबर में कह रहा है कि स्थिर पूंजी के उपयोग को क्या कहा जाता है। स्थिर पूंजी के उपयोग को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा घिसावट कहा जाता है। 61 नंबर में कह रहा है आर्थिक वृद्धि की अवधारणा अर्थशास्त्र में किनके द्वारा प्रस्तुत की गई। आर्थिक वृद्धि की अवधारणा अर्थशास्त्र में किनके द्वारा प्रस्तुत की गई, राइट आंसर बी हो जाएगा मार्शल के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन नंबर 62 नंबर में कह रहा है कि पेंशन और बेरोजगारी भत्ता क्या है। पेंशन और बेरोजगारी भत्ता क्या, तो अर्जित आय है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 63 में कह रहा है निम्न में कौन सा राजस्व प्राप्ति का अंग नहीं है। राजस्व प्राप्ति का अंग नहीं है, कौन नहीं है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा ऋणों की वसूली। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 नंबर में कह रहा है कुल आय और कुल उपभोग के अनुपात को क्या कहते हैं, बताइएगा। कुल आय और कुल उपभोग के अनुपात को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा औसत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। 65 नंबर में कह रहा है किसने राष्ट्रीय आय के लेखांकन का पहला प्रयास किया है, बताइएगा। किसने राष्ट्रीय आय के लेखांकन का पहला प्रयास किया है, राइट आंसर बी हो जाएगा ग्रेगरी किंग ने किया है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66 नंबर में कह रहा है निम्नांकित में कौन है जो संकुचित मुद्रा है। संकुचित मुद्रा कौन होगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा M2 है। कौन है, M2। अगला नंबर 67 में कह रहा है उत्पादन विधि द्वारा घरेलू उत्पाद की गणना में किसे जोड़ा जाता है, बताइएगा। उत्पादन विधि द्वारा घरेलू उत्पाद की गणना में किसे जोड़ा जाता है, राइट आंसर बी हो जाएगा उत्पादन को जोड़ा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 68 नंबर में कह रहा है कि तरलता पास में ब्याज दर का क्या मान रहता है, बताइएगा। तरलता पास में ब्याज दर का क्या मान रहता है, राइट आंसर बी हो जाएगा न्यूनतम रहता है। 69 में कह रहा है केन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है। केन्स का रोजगार सिद्धांत जो है निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, तो यह निर्भर करता है आपको प्रभावपूर्ण मांग पर। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 70 नंबर में कह रहा है यदि MPC बराबर 0.5 है तो गुना का मान क्या होगा, तो गुना का मान क्या होगा, तो गुना का मान 1 होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। 71 में कह रहा है यदि गुना करें के बराबर कॉफिशिएंट के बराबर जो होगा 4 है तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होगा। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान भी आपको 1 होगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला नंबर 72 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 72 में कह रहा है कि ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के समय अधिकांश देशों में था। ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के समय अधिकांश देशों में क्या था, तो अधिकांश देशों में था अधिकालित विनिमय दर था। राइट आंसर बी हो जाएगा। 73 में कह रहा है ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, बताइएगा। या क्या कहलाता है, उसे हम लोग कहते हैं पूरक वस्तु। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 74 नंबर के। 74 नंबर में कह रहा है सामान्य वस्तुओं के लिए मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग के बीच व्यक्त करता है। ये क्या व्यक्त करता है, ये व्यक्त करता है आपको विपरीत संबंध को। राइट आंसर सी हो जाएगा। 75 में कह रहा है कि उत्पादन फलन निम्न में से कौन है। उत्पादन फलन निम्न में से कौन है, तो QX बराबर P है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 76 नंबर में कह रहा है मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण। कह रहा मुद्रास्फीति जो है अन्यायपूर्ण और मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त है, किंतु इन दोनों मुद्रा संकुचन अधिक बुरा है। यह कथन जो है किनका है, तो यह कथन आपको पता होना चाहिए कि लिविस जी का। राइट आंसर सी हो जाएगा। 77 में कह रहा है दीर्घकाल में पूर्ति क्या होती है। दीर्घकाल में
पूर्ति क्या होती है? राइट आंसर इसका सी होती है पूर्णतः लोचदार होती है। 78 में करा निम्न में से कौन सही है या निम्नांकित में से कौन सही है? आप लोग इसका आंसर बताइएगा 78 का। निम्नांकित में से कौन सा कथन जो है सही है? सही कथन कौन सा है? तो 78 का जो सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है, प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है स्थिर मूल्य पर राष्ट्रीय आय बटा में जनसंख्या होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। देख लीजिएगा, प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है स्थिर मूल्य पर राष्ट्रीय आय बटा में जनसंख्या। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है कि आय व रोजगार साम्य वही निर्धारित होता है जहाँ क्या होगा? तो जहाँ क्या होगा? जहाँ कुल मांग फलन, जहाँ कुल मांग फलन या कुल मूर्ति फलन से अधिक हो, या तो कहें ADF ग्रेटर देन ASF होगा। क्वेश्चन नंबर 80 में करा है पत्र मुद्रा का निम्नांकित में कौन सा मूल्य कम होता है? बताइएगा। करा पत्र मुद्रा का निम्नलिखित में या निम्नांकित में से कौन मूल्य कम होता है? 80 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये सभी होगा, आंतरिक मूल्य कम होगा, अंकित मूल्य और बाजार मूल्य सभी कम होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 नंबर में करा अर्थव्यवस्था में सभी साधन भुगतान का कुल योग क्या होता है? अर्थव्यवस्था में सभी साधन भुगतान का कुल योग क्या होता है? तो भुगतान का कुल योग जो होता है उद्यमी की आय कहलाता है। राइट आंसर भी हो जाएगा। 82 में करा कि प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होता है, प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होता है, कृषि सम्मिलित होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 82 के बाद 83 नंबर आता है, कह रहा है कि साधन लागत क्या है? तो साधन लागत दर पर कह रहा है कि साधन लागत दर पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कहा जाता है। साधन लागत दर पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहा जाता है? तो उससे राष्ट्रीय आय कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। 84 में कह रहा है कि प्रत्येक फर्म श्रम का उपयोग उस बिंदु तक करती है जहाँ श्रम की सीमांत उत्पादकता मजदूरी दर से क्या होती है? तो अधिक होती है। जहाँ श्रम की सीमांत उत्पादकता मजदूरी दर से अधिक होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है कि विभेद उत्पाद किस बाजार की विशेषता है? विभेद उत्पाद जो है किस बाजार की विशेषता है? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। एकाधिकार प्रतियोगिता एवं अल्पाधिकार दोनों की है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 नंबर में कह रहा है कि अति अल्पकाल में नाशवान वस्तुओं का पूर्ति वक्र क्या होगा? इसका पूर्ति वक्र क्या होता है? तो ये होता है आपको एक सच के समानांतर। राइट आंसर भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 87 में कह रहा है कि औसत स्थिर लागत वक्र क्या होगा? औसत स्थिर लागत वक्र क्या होता है? तो ये होता है आपको गिरता है जब अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाए। राइट आंसर सी हो जाएगा। 88 में कह रहा है कि स्वामित्व साधनों की लागत क्या कहलाती है? स्वामित्व साधनों की लागत क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपको अस्पष्ट लागत। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 नंबर में क्या करा? देखिएगा, 89 नंबर में करा है कि सीमांत आगम परिवर्तन की दर क्या है? तो ये आपको कुल आगम में। राइट आंसर ये हो जाएगा। 90 में करा निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है? तो सही कथन राइट आंसर ये हो जाएगा। वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति के बीच सीधा संबंध होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 नंबर में कह रहा है मांग की लोच निम्न में से क्या है? मांग की लोच निम्न में क्या है? तो निम्न में से क्या है? तो ये आपको राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। डेल्टा पी बटा पी और बटा में डेल्टा क्यू बटा में क्यू गुने में 100। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 92 नंबर की ओर। चलिए 92 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 92 में कर रहा है निम्न में कौन है जो स्टॉक नहीं है? स्टॉक का उदाहरण कौन नहीं है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, मौद्रिक व्यय नहीं है। 93 में कह रहा है कि वस्तुएं एवं सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में निरंतर गिरावट को क्या कहते हैं? बताइएगा। वस्तुएं एवं सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में निरंतर गिरावट को क्या कहते हैं? तो निरंतर गिरावट को हम लोग मंदी कहते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 नंबर में कह रहा है निम्नांकित में से गुणक 1/1 - c में c क्या है? बताइएगा। 1/1 - c में c क्या दर्शाता है? तो सी आप लोग बताइएगा क्या दर्शाता है? तो सी जो दर्शाता है आपको उपभोग का जीवन निर्वाह स्तर को। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 95 नंबर में करा है निम्नांकित में कौन सा कथन जो असत्य है? तो असत्य कथन कौन है? राइट आंसर बी हो जाएगा। उपभोग एवं आय का संबंध उपभोग फलन कहलाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा।
96 में कह रहा है व्यापार चक्र का निम्नलिखित में कौन सा कारण है, बताइए व्यापार चक्र का निम्नलिखित में इसका कौन सा कारण है। राइट आंसर बी हो जाएगा, स्फीतिक दशा है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 97 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि राजकोषीय घाटा बराबर होता है। राजकोषीय घाटा बराबर होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। कुल बजट व्यय माइनस में कुल बजट प्राप्ति है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 98 नंबर में कह रहा है निम्नांकित में कौन सा कथन जो असत्य है। असत्य कथन कौन है, तो असत्य कथन राइट आंसर डी हो जाएगा। भुगतान शेष की संरचना में चालू खाता और पूंजी खाता शामिल होते हैं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है निम्नांकित में कौन सा कथन जो है सत्य है। सत्य कथन को चुनिएगा, तो सत्य कथन राइट आंसर डी हो जाएगा। दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है, ये बात क्या है, तो सत्य है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 100 नंबर में कह रहा है कि सीमांत अवसर लागत निम्न में से कौन है। सीमांत अवसर लागत निम्न में से कौन है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इसमें से कोई भी नहीं है। ओके, सम सीमांत उपयोगिता नियम को किस नाम से जाना जाता है, बताइएगा। सम सीमांत उपयोगिता नियम को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपको प्रतिस्थापन का नियम से, गोसन का दूसरा नियम से और अधिकतम संतुष्टि का नियम से। ये सभी के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने अवसर लागत अवधारणा का प्रयोग निम्न में से किसके बदले किया है, तो यह भी किया किसके बदले में, लागत के बदले। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में कह रहा है दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध किससे है, तो यह है पैमाने के प्रतिफल से। राइट आंसर ये हो जाएगा। 4 में कह रहा है निम्नलिखित में क्या सूक्ष्म अर्थशास्त्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से क्या सूक्ष्म अर्थशास्त्र से संबंधित है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी से। उत्पादन फलन से हो जाएगा, वितरण से और आपको मूल्य निर्धारण से। ये सभी सूक्ष्म अर्थव्यवस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पूर्ति वक्र की ढाल होती है। पूर्ति वक्र की ढाल कैसी होती है, तो धनात्मक होती है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बाजार में फर्में स्वतंत्र रूप से मूल्य निर्धारित नहीं कर सकती है, बताइएगा। कह रहा है निम्नलिखित में किस बाजार में फर्में स्वतंत्र रूप से मूल्य निर्धारित नहीं कर सकती है, तो नहीं कर सकती आपको पूर्ण प्रतियोगिता में। राइट आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 नंबर में। 7 नंबर में कह रहा है कि बाजार मूल्य साम्य मूल्य से क्या होगा। बाजार मूल्य साम्य मूल्य से क्या होगा, तो ये आपको क्या होगा, तो अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है, सभी होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि किस बाजार में वस्तुएं एक सी कीमत पर बेची जाती है, तो एक सी कीमत पर बेची जाती है एकाधिकार में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है निम्नांकित में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और उत्पादन वस्तुओं का अर्थव्यवस्था में वितरण कैसे किया जाए। ओके, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसके लिए सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है किस साधन में अल्पकाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किस साधन में अल्पकाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो नहीं होता है तो स्थिर साधन के रूप में। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। उत्पत्ति का साधन नहीं है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, मुद्रा नहीं है। 12 में कह रहा है निम्नांकित में से कौन मांग की लोच मापने की विधि है। मांग की लोच मापने की विधि है, कौन सी है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है ना, कुल व्यय प्रणाली है, बिंदु प्रणाली और प्रतिशत या अनुपातिक विधि है, सभी राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन नंबर 13 में 13 नंबर में कह रहा है कि निम्न में किसने अर्थशास्त्र के विकास जनित परिभाषा प्रस्तुत की है, बताइएगा। निम्न में से किसने अर्थशास्त्र के विकास जनित परिभाषा प्रस्तुत की है, तो 13 का राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, सैमुअलसन ने। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 14 में कह रहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह किसने कहा है, तो राइट आंसर 14 का क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र जो विज्ञान, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये कथन को किसने बोला है, तो एडम स्मिथ ने। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग अगले नंबर 15 नंबर की ओर।
15 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 15 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कार्य केंद्रीय बैंक नहीं है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन कार्य केंद्रीय बैंक नहीं है, तो केंद्रीय बैंक नहीं है, आपको साख सृजन करना, राइट आंसर बी हो जाएगा। 16 में कह रहा है निम्नांकित में से कौन भारत का केंद्रीय बैंक है, निम्नांकित में कौन है जो भारत का केंद्रीय बैंक है, राइट आंसर डी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, आरबीआई हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा भारत में किसने 2000 रुपये के नोट का निर्गमन किया, बताइएगा। भारत में किसने 2000 रुपये के नोट का निर्गमन किया, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 18 में करा तरलता कोषानुपात में वृद्धि से मुद्रा की मात्रा क्या होगी, तो मुद्रा की मात्रा में क्या होगी, तो घट जाती है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में करा है कि ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल में, ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल में क्या होगी, तो ये आपको आंतरिक एवं बाह्य हानियां प्राप्त होती है, और आंतरिक एवं बाह्य मितव्यताएं दुर्लभता प्राप्त होती है, ये सभी हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगले क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 20 नंबर की ओर। 20 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन गोसेन का प्रथम नियम है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन है जो गोसेन का प्रथम नियम है, तो गोसेन का प्रथम नियम कौन है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। 21 नंबर में करा है उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी का प्रयोग निम्न में से किसके विश्लेषण में होता है, तो यह किसके विश्लेषण में होता है, यह होता है आपको बेरोजगारी की समस्या एवं प्रौद्योगिकी प्रगति हेतु, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के समाधान हेतु, अर्थव्यवस्था के विकास के विभिन्न पहलुओं के विश्लेषण हेतु, सभी के लिए होता है, राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे। अगला नंबर कितना नंबर है, 22 का है कि मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है, मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है, तो यह सम्मिलित किया जाता है आपको सामान्य लाभ को, व्यक्त या स्पष्ट लागत को, अव्यक्त या अस्पष्ट लागत को, राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 निम्नांकित में कौन सही है, निम्नांकित में से कौन सही है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, कुल लाभ क्या है, तो कुल लाभ बराबर होता है कुल आगम माइनस में कुल लागत, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 24 नंबर में। 24 में कह रहा है कि पूर्ति वक्र को खिसकने से शेष बचता है, पूर्ति वक्र के खिसकने से शेष बचता है, ये शेष बचता क्या, तो एक ही पूर्ति रेखा होती है, राइट आंसर ये हो जाएगा। 25 में करा है कि विक्रय लागत किस बाजार की विशेषता है, राइट आंसर सी हो जाएगा, एकाधिकारी प्रतियोगिता, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में करा है कि पैमाने का प्रतिफल लक्षण है, पैमाने का प्रतिफल लक्षण होता है, क्या होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का, राइट आंसर बी हो जाएगा। 27 में करा है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी को के कौन रचयिता है, बताइएगा। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के कौन रचयिता है, 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा, किन्स है, कौन है, किन्स है। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर में करा है निम्न में प्रवाह चर नहीं है, निम्न में कौन है जो प्रवाह चर नहीं है, तो 28 का राइट आंसर ए हो जाएगा, पूंजी नहीं है। 29 में करा है कि मैक्रे शब्द किस भाषा से संबंधित है, मैक्रे शब्द किस भाषा से संबंधित है, ग्रीक भाषा से, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 30 नंबर की ओर। चलिए 30 नंबर में आप लोग देखिएगा क्या कह रहा है 30 नंबर में कि राष्ट्रीय आय और रोजगार के सिद्धांत का अध्ययन संबंधित है, राष्ट्रीय आय और रोजगार के सिद्धांत का अध्ययन संबंधित है, यह संबंधित किससे, तो समष्टि अर्थशास्त्र से, राइट आंसर भी हो जाएगा। 31 में कहा है कि मैक्रे अर्थशास्त्र निम्नलिखित में किसका अध्ययन करने में प्रासंगिक है, बताइएगा। मैक्रे अर्थशास्त्र निम्नांकित में किसका अध्ययन करने में प्रासंगिक है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, आर्थिक विकास का करने में, कल्याण का और आर्थिक तुलना का, सभी का राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी का। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 में कह रहा है कि बाजार मूल्य निर्धारण में निम्नांकित में से कौन अहम भूमिका निभाता है, बताइएगा। बाजार मूल्य निर्धारण में निम्नांकित में से कौन अहम भूमिका निभाता है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, मांग एवं पूर्ति दोनों को। 33 में कह रहा है निम्नांकित में कौन उपकरण मौद्रिक नीति के परिमाणात्मक नियंत्रण के उपकरण में नहीं आता है, बताइएगा। निम्नांकित में से कौन उपकरण मौद्रिक नीति के परिमाणात्मक नियंत्रण के उपकरण में नहीं आता है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, उपभोक्ता साख नियमन। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 नंबर में। 34 में कह रहा है यदि कुल उपभोग सी हो तथा कुल आय क्या हो, तो कुल आय आपके लिए आपके पास क्या दिया है, तो कुल आय अगर लाभ हो तो औसत उपभोग प्रवृत्ति का मान क्या होगा।
34 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तब बी हो जाएगा। कुल उपभोग बटा में कुल आय, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि भुगतान संतुलन का निम्न में से कौन सी विशेषता है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्रमबद्ध लेखा हो जाएगा, निश्चित समय अवधि हो जाएगा, अव्यापकता हो जाएगा, सभी राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा क्रय शक्ति है, बताइएगा मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा की क्रय शक्ति है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, घट जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 37 में 37 नंबर में कह रहा है निम्नांकित में किसमें उत्पादन के सभी संसाधनों में परिवर्तन संभव है, परिवर्तन के संसाधनों में संभव होगा, क्या होगा संभव, तो दीर्घकाल में राइट आंसर सी हो जाएगा। 38 में कह रहा है पैमाने का क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम तभी लागू होता है जब क्या होगा, तो जब आपको पता होना चाहिए जब मित व्यताओं से अधिक हो, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर में कह रहा है निम्न में से किसने भुगतान शेष की परिभाषा दी है, भुगतान शेष की परिभाषा किसने दी, तो किसने, राइट आंसर सी हो जाएगा। 40 में कह रहा है सेब और संतरा की कीमत में वृद्धि होने से सेब और संतरा की मांग में होने वाले परिवर्तन को कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, तो संकुचन कहा जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि डीजल की कीमत की वृद्धि से ट्रक की मांग क्या होगी, बताइएगा डीजल की कीमत की वृद्धि से ट्रक की मांग क्या होगी, तो घट जाती, राइट आंसर बी हो जाएगा। 42 में कह रहा है इनमें से कौन कर है जो प्रत्यक्ष कर है, तो प्रत्यक्ष कर कौन होगा, संपत्ति का, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में कौन जो कर है जो प्रगतिशील कर है, प्रगतिशील कर कौन होगा, तो आपको आयकर होगा, इनकम होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 44 कह रहा है निम्नलिखित में कौन राज्यों द्वारा लगाया जाता है, निम्नलिखित में से कौन कर है जो राज्यों द्वारा लगाया जाता है, तो राज्यों द्वारा लगाया जाता है आपको मनोरंजन कर, आपको अस्टाम्प शुल्क लगाया जाता है, भू राजस्व, राइट आंसर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 45 में अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान 1/4 है तो निवेश गुना का मान क्या होगा, 45 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 46 में करा निम्नांकित में से कौन जो कर है जो राजस्व कर है, बताइएगा निम्नांकित में कौन गैर राजस्व कर है, तो गैर राजस्व कर कौन होगा, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, लाभांश हो जाएगा। 47 में कह रहा है कि अवसर लागत क्या है, तो अवसर लागत क्या, तो अवसर लागत जो होगा वह विकल्प जिसका परित्याग कर दिया गया, खोया हुआ अवसर और हस्तांतरण आय, ये सभी होगा, राइट आंसर डी होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है यदि पी बराबर वस्तु की कीमत और डी बराबर वस्तु की मांग है तो मांग की लोच क्या होगी, तो मांग की लोच का मान क्या होगा, तो परसेंटेज डेल्टा डी बटे परसेंटेज डेल्टा पी, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 49 नंबर में कह रहा उदासीनता वक्र विश्लेषण निम्नांकित में से किन प्रभावों को विश्लेषित करता है, ये किसको विश्लेषित करता है, तो केवल प्रतिस्थापन प्रभाव को। 50 में कह रहा है कि अति अल्पकाल में पूर्ति वक्र होता है, अति अल्पकाल में पूर्ति वक्र होता है क्या, तो आपको राइट आंसर भी हो जाएगा, पूर्णतः विलोचीदार होता है। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर में कह रहा है किस बाजार स्वरूप में संसाधन का सबसे अधिक कुशल आवंटन होता है, बताइएगा किस बाजार स्वरूप में संसाधन का सबसे अधिक कुशल आवंटन होता है। 51 का राइट आंसर ये हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता में। 52 में कह रहा है कि एनडीपी बराबर क्या होगा, तो एनडीपी बराबर होगा जीडीपी माइनस में घिसावट, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 53 में करा है किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया, बताइएगा किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, मार्शल ने किया है। 54 में करा है किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता क्या कहलाती है, राइट आंसर इसका भी हो जाएगा, उपयोगिता कहलाती है। 55 में करा है इनमें किनका संबंध जो है जनसंख्या को इष्टतम सिद्धांत से है, इनमें से किनका संबंध जनसंख्या के इष्टतम सिद्धांत से है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, टी.आर. माल्थस का है। अगला क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि निम्नांकित में कौन है जो सेबी का कार्य है, सेबी का कार्य कौन है, राइट आंसर ए हो जाएगा, प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रतिभूति बाजार का विनियमन करना, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है निम्न में कौन है जो प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है, तो प्राथमिक क्षेत्र में शामिल कौन है, तो आपको भूमि है, वन है, खनन, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, राइट आंसर डी होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 58
58 नंबर में कह रहा है कि जब MC बराबर AC तो औसत लागत की ढाल क्या होगी। तो औसत लागत की ढाल का मान क्या होगा, राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो औसत लागत की ढाल आपका शून्य होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। उस साइड में करा है सामान्यतः आय कर किस सिद्धांत पर आधारित होता है। सामान्यतः आय कर जो है किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, करदान क्षमता का सिद्धांत पर। 60 में करा है निम्न में कौन है जो वस्तु कर है। निम्न में कौन वस्तु कर है, राइट आंसर भी हो जाएगा, उपहार कर है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 61 में। 61 में कह रहा है किनके सुझाव के आधार पर आयकर से संग्रहित राशि केंद्र द्वारा राज्यों के बीच वितरित की जाती है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वित्त आयोग करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62 कर रहा है बाजार की असफलता का कारण है। बाजार की असफलता का कारण क्या है, तो आपको बाध्यताएं हैं, क्या है, तो बाध्यताएं या बाध्यताएं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 63 नंबर की ओर। चलिए 63 नंबर में देखिए क्या करा है। कह रहा 63 नंबर में कि भुगतान शेष में कौन सी मंदे सम्मिलित है। भुगतान शेष में कौन सी मंदे शामिल होती है। तो 63 का राइट आंसर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दृश्य मंदे शामिल होता है, अदृश्य मंदे और पूंजी अंतरण शामिल होता है। राइट आंसर डी होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था में उत्पादन करना पसंद करेगा। तो यह पसंद करेगा किसमें, तो द्वितीय अवस्था में। राइट आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 नंबर में कह रहा है कि औसत परिवर्तनशील लागत क्या। औसत परिवर्तनशील लागत क्या है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, कुल परिवर्तनशील लागत भागा में आपको उत्पाद हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। 66 में कह रहा है कि श्रम मांग वक्र में वामावर्ती विचलन का कारण होता है। श्रम मांग वक्र में वामावर्ती विचलन का कारण होता है। 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मजदूरी दर में कमी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन संसाधनों का स्वामित्व किस क्षेत्र के अधीन होता है। एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन संसाधनों का स्वामित्व किस क्षेत्र के अधीन होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, उत्पादन क्षेत्र में के अधीन होता है। 68 में कह रहा है कि भुगतान शेष का घटक है। भुगतान शेष का घटक होता है तो चालू खाता होता है और पूंजी खाता दोनों होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है किस मूल्य पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद मापा जाता है। किस मूल्य पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद मापा जाता है। तो 69 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, आधार वर्ष कीमतों पर। 70 में कह रहा है एक मध्यवर्ती वस्तु के रूप में मुद्रा ने किस प्रक्रिया को सरल कर दिया है। बताइएगा, एक मध्यवर्ती वस्तु के रूप में मुद्रा ने किस प्रक्रिया को सरल कर दिया है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, मूल्य संचयन को, मूल्य मापन को और लेन देन बोले तो विनिमय को। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 नंबर में कह रहा है निम्नांकित में से किन कारणों के चलते उत्पादन संभावना वक्र की ढाल नतोदर होती है। बताइएगा, निम्नांकित में से किन कारणों के चलते उत्पादन संभावना वक्र की ढाल नतोदर होती है। एक होती है किसमें, तो बढ़ती अवसर लागत में। राइट आंसर डी हो जाएगा। 72 में कह रहा है कि एक अर्थशास्त्री का कार्य विश्लेषण करना है, निदान करना नहीं। यह किनका कथन है, तो यह कथन किनका है, तो किन्स जी का है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 नंबर में कह रहा है किस स्थिति में उत्पत्ति समता नियम क्रियाशील होता है। बताइएगा, किस स्थिति में उत्पत्ति समता नियम क्रियाशील होता है। ये किस में होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, MP बराबर AP में। 74 में कह रहा है अर्थव्यवस्था में दुर्बलता की समस्या का कारण है। राइट आंसर बी हो जाएगा, सीमित संसाधन का। क्वेश्चन नंबर 75 नंबर में कह रहा है कि आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पादन के साधनों का पारिश्रमिक निम्नांकित में से किस पर निर्भर करता है। बताइएगा, आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पादन के संसाधनों का पारिश्रमिक निम्नांकित में किस पर निर्भर करता है। तो ये निर्भर किस पर करेगा, तो यह निर्भर करता साधन की सीमांत उत्पादकता पर। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है किस वर्ष अर्थशास्त्र का अध्ययन मैक्रो अर्थशास्त्र और माइक्रो अर्थशास्त्र में विभक्त हुआ। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, 1930 में विभक्त हुआ। 77 में कह रहा है कि विश्वव्यापी महान मंदी कब हुई। बताइएगा, विश्वव्यापी महान मंदी कब हुई। 77 का राइट आंसर भी हो जाएगा, 1929 से 1939 के बीच। 78 में कह रहा है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा होता है। बताइएगा, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा होता है। बताइएगा आप लोग, सही जवाब क्या हो जाएगा, 78 का।
चलिए आप लोग 78 का राइट आंसर दे दिए। यह जो होता है किसके द्वारा होता है? यह होता है आपको मूल्य नियंत्रण द्वारा, बाजार नियंत्रण के द्वारा और योजना तंत्र के द्वारा, सभी के द्वारा। राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रूफ सभी। 79 में करा निम्न में किस में कुछ आगतें स्थिर रहती है? निम्न में किस में कुछ आगतें जो है स्थिर रहती है? 79 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अल्पकाल में। राइट आंसर बी हो जाएगा। 80 में करा निम्नांकित में कौन जो है संयोग पूरक वस्तुओं का है? निम्न में कौन संयोग पूरक वस्तुओं का, संयोग पूरक वस्तुओं का है, कौन है? तो 80 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कलम और स्याही है। अगला क्वेश्चन नंबर 81। 81 नंबर में करा निम्नांकित संयोग में से स्थानापन्न वस्तुएं कौन है? स्थानापन्न वस्तुएं कौन है? राइट आंसर बी हो जाएगा, सरसों तेल और रिफाइंड तेल। रिफाइंड तेल जिसको कहते हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। 82 में करा निम्नांकित में कौन मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है? बेलोचदार होता है, बताइएगा। कह रहा है कि निम्नांकित में कौन मांग वक्र पूर्णतः बेलोचदार होता है? राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 82 का है, तो ए हो जाएगा ऊर्ध्वाधर मांग वक्र। ओके, अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा 83 नंबर में। 83 में कह रहा है कि अगर औसत आगम और औसत लागत बराबर है तो किस प्रकार की स्थिति रहती है? तो किस प्रकार की स्थिति रहती है? तो यह रहती है आपको आधी सामान्य लाभ। राइट आंसर सी हो जाएगा। 84 में कह रहा है निम्नांकित में कौन नियम कृषि में लागू होता है? निम्नांकित में कौन है जो नियम जो है कृषि में लागू होता है? राइट आंसर सी हो जाएगा, उत्पत्ति ह्रास नियम का। क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है कि भौतिक आदाओं तथा प्रदाओं के फलनीय संबंधों को क्या कहते हैं? बताइएगा। भौतिक आदाओं तथा प्रदाओं के फलनीय संबंध को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं उत्पादन फलन। राइट आंसर भी हो जाएगा। 86 में कह रहा है कि संतुलन वह स्थिति है जिसमें गति की शुद्ध प्रवृत्ति ना हो। निम्नांकित में किनका कथन है? तो यह कथन किसका? तो हिग्स का। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 नंबर में कह रहा है वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से जो कुल आगम में वृद्धि होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं सीमांत आगम। राइट आंसर भी हो जाएगा। 88 में कह रहा है मुद्रा का कौन कार्य होगा? मुद्रा का कौन कार्य है जो गौण कार्य होगा? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, स्थगित भुगतान। राइट आंसर डी हो जाएगा। 89 नंबर में कह रहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। यह किसने कहा है? बताइएगा। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, किसने कहा है? 89 का राइट आंसर ये हो जाएगा, हर्टले विदर्स ने। क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है मुद्रा वह धुरी है जिसके आसपास अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। यह किसका कथन है? बताइएगा। मुद्रा वह धुरी है जिसके आसपास अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? तो यह जो है मार्शल जी का कथन। राइट आंसर डी हो जाएगा। 91 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। निम्नांकित में कौन केंद्रीय बैंक द्वारा शाख नियंत्रण की गुणात्मक विधि नहीं है? राइट आंसर सी हो जाएगा, वैधानिक कोषानुपात में परिवर्तन। राइट आंसर सी हो जाएगा। 92 में कह रहा है कि भारत में निम्नांकित में कौन सी बैंकों का बैंक है? बताइएगा। बैंकों का बैंक कौन होता है? तो ये होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राइट आंसर सी हो जाएगा। आरबीआई जिसको कहते हैं, बैंकों का बैंक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 में कह रहा है भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था विद्यमान है? भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था विद्यमान है? तो मिश्रित। राइट आंसर डी हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था विद्यमान है। 94 में कह रहा है निम्नांकित में कौन आर्थिक प्रणाली का आधार है? आर्थिक प्रणाली का आधार कौन है? राइट आंसर डी हो जाएगा। यानी संस्थागत आधार चालू है, इसके बाद वैचारिक आधार, इसके बाद तकनीकी आधार, सभी है। राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रूफ सभी। 95 नंबर में कह रहा है किनके अनुसार जनसंख्या वृद्धि का आधार ज्यामितीय क्रम 1 2 3 4 1 2 4 8 16 32 64 128 डॉट 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 है, ये किसके अनुसार है? 95 का राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, माल्थस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माल्थस जाएगा। 96 में कह रहा है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करे, किसने कहा? बताइएगा। अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करे, किसने कहा था? तो यह कहने वाले कौन है? तो राइट आंसर भी हो जाएगा, माल्थस जी है। क्वेश्चन नंबर 97 नंबर में कह रहा है कि निम्नांकित में कौन अस्पष्ट लागते हैं? निम्नांकित में कौन है जो अस्पष्ट लागते हैं? तो अस्पष्ट लागते कौन होगा? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, कच्चे माल पर व्यय होगा, इसके बाद विज्ञापन बीमा और करों के भुगतान पर व्यय होगा, इसके बाद श्रमिकों की मजदूरी होगा, सभी होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। 98 में कह रहा है निवेश गुना की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? बताइएगा। निवेश गुना की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, किन्स ने किया है।
क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है दीर्घ काल में हम सभी मर जाते हैं, किसका कथन है बताइएगा। दीर्घ काल में हम सभी मर जाते हैं, ये किनका कथन है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, किंस महोदय का। 100 में कह रहा है किसने किसने कहा कि पूर्ति और मांग अपनी संरचना स्वयं करती है। किसने कहा पूर्ति पूर्ति अपनी मांग की संरचना स्वयं करती है, किसने कहा। तो ये कहा आपको जेबी सेन है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। पहला नंबर में कह रहा है कि आय की 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह में संतुलन के लिए निम्नलिखित में से कौन शर्त सही है बताइएगा। कह रहा है कि आय की 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह में संतुलन के लिए शर्त निम्न में से कौन सी है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, C+I हो जाएगा। 2 में कह रहा है कि किस बाजार में AR चक्र जेड अक्ष के समानांतर होता है। तो जेड अक्ष के समानांतर होता है पूर्ण प्रतियोगिता में। राइट आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में कह रहा है कि केंद्रीय बैंक किसके द्वारा साख पर नियंत्रण रखता है बताइएगा। केंद्रीय बैंक किसके द्वारा साख पर नियंत्रण रखता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। किस पर रखेगा। तब बैंक दर पर रखता है, खेल खुले बाजार की क्रियाओं पर रखता है, नगद कोष अनुपात में रखेगा। सभी में राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 4 में कह रहा है कि आय में वृद्धि से कोई मांग वक्र क्या होगा। आय में वृद्धि से कोई मांग वक्र क्या होगा। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। पहले बाईं ओर फिर दाईं ओर खिसक जाता है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 नंबर में। 5 नंबर में देखिएगा क्या कर रहा है। कह रहा है कि एक लंबवत मांग वक्र का अर्थ है कि एक लंबवत मांग वक्र का अर्थ क्या होगा। तो वस्तु आवश्यकता है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 6 नंबर में कह रहा है कि उपभोक्ता संतुलन के लिए वस्तु की क्या होगी। उपभोक्ता संतुलन के लिए वस्तु के लिए क्या होगी। तो इसमें से कोई नहीं, राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है निम्न में कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन नहीं है। राइट आंसर बताइएगा। तो ये है आपको किसके लिए उत्पादन हो। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 8 में कह रहा है निम्नांकित में कौन है जो आर्थिक वस्तु है। तो आर्थिक वस्तु कौन है। तो टेलीविजन। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर की ओर। 9 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 9 नंबर में कर रहा है राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न में किससे बचना चाहिए बताइएगा। राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न में से किससे बचना चाहिए। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, दोहरी गणना से। 10 में कर रहा है मैक्रो जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सी भाषा से उद्भूत हुआ है बताइएगा। किससे उत्पन्न हुआ है। तो ग्रीक भाषा से। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय आय में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो सम्मिलित नहीं किया जाता, किसको नहीं किया जाता है। तो वृद्धा पेंशन को सम्मिलित नहीं किया जाता, शेयर बिक्री से प्राप्त आय को नहीं किया जाता, और स्मगलिंग से प्राप्त आय को शामिल नहीं किया जाता। राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी को। 12 नंबर में कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किस पर है। तो राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन से। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता का मान क्या होगा। तो सीमांत उपयोगिता 0 होती है। राइट आंसर हो जाएगा। 14 में कह रहा है निम्न में कौन है जो आर्थिक वस्तु है। तो आर्थिक वस्तु कौन है। टेलीविजन। राइट आंसर हो जाएगा। 15 में कह रहा है मैक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है। मैक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। मैक्रोज जो है कि ये आपको ग्रीक शब्द है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना नंबर, 16 नंबर में। 16 नंबर में देखिए कह रहा है कि उपभोक्ता के बचत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। उपभोक्ता के बचत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सैमुअल ने। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 17 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन धन की विशेषता नहीं है। तो धन की विशेषता नहीं है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, विनिमय साध्यता। ओके, राइट आंसर आपका 18 नंबर देखिएगा। कह रहा है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम के प्रतिपादक कौन है। राइट आंसर ए हो जाएगा, गोसेन है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 19 नंबर में कह रहा है कि मांग वक्र नीचे झुकती है, बाएं से किस ओर झुकती है। तब बाएं से दाहिनी ओर। राइट आंसर ये हो जाएगा। 20 में कह रहा है जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता का मान क्या होगा। तो सीमांत उपयोगिता का मान 0 होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 21 में कह रहा है वस्तु की आवश्यकता पूर्ति क्षमता को क्या कहते हैं। वस्तु की आवश्यकता पूर्ति की क्षमता को क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपयोगिता। राइट आंसर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में देखिए क्या करा है। 22 नंबर में करा है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक हैं। कौन प्रतिपादक है बताइएगा, तो गोसेन है, राइट आंसर ये हो जाएगा। 23 में करा है कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होगी। कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग में क्या होगी, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, बढ़ती है। 24 में करा है कि उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहाँ क्या होगा, बताइएगा, जहाँ क्या होगा, जहाँ सीमांत उपयोगिता बराबर क्या होगा, मूल्य होगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में करा निम्न में से किस सूत्र द्वारा मूल्य मांग की लोच मापी जाती है, बताइएगा निम्न में से किस सूत्र द्वारा मूल्य मांग की लोच मापी जाती है, तो यह मापी जाती है, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा में मूल्य में परिवर्तन, मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। 26 नंबर में देखिएगा क्या करा है। 26 में करा है निम्न चित्र दर्शाता है। ये जो चित्र है ये चित्र किसको दर्शाता है, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के बीच है 26 नंबर, तो 26 नंबर वाला चित्र जो है किसको दर्शा रहा है, तो यह दर्शा रहा है आपको कुल परिवर्तनशीलता लागत को। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में करा एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में होता है। एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में होता है, क्या होता है, तो ए आर ग्रेटर देन एम आर। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 28 नंबर की ओर। 28 नंबर में कह रहा है कि पूर्ति लोच की माप निम्न में से किस सूत्र से ज्ञात की जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ज्ञात की जाती है आपको डेल्टा क्यू बटा डेल्टा एस गुने में पी बटा डेल्टा पी से। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर में कह रहा है कि निम्न में किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है, बताइएगा निम्न में किसके द्वारा या किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा, मार्शल ने कहा इस बात को। अगला नंबर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 नंबर की। चलिए 30 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि अस्फीति का अंतराल को ठीक करने के लिए प्रमुख मौद्रिक उपाय कौन सा है, बताइएगा अस्फीति का अंतराल को ठीक करने के लिए प्रमुख मौद्रिक उपाय कौन सा होगा, तो 30 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बैंक दर में वृद्धि करके और खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचकर। और अगला नंबर है और नगद कोष अनुपात में वृद्धि करके। सभी करके आपको मौद्रिक उपाय किए जा सकते हैं। ओके, अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 31 नंबर में निम्नलिखित में से कौन है जो घातक मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। 31 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। वस्तुओं की प्रकृति आय स्तर को और कीमत स्तर को करके आपको घातक मांग को क्या करेगा, तब प्रभावित करता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 32 में कह रहा है किस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति के अस्तित्व एवं प्रधानता पाई जाती है, बताइएगा किस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति के अस्तित्व एवं प्रधानता पाई जाती है, तो 32 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था में। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर में कह रहा है कि पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करता है, यह किसने कहा है, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, जेबी से ने। 34 में कह रहा है चक्रीय प्रवाह के निम्न में से कौन सा प्रकार है, चक्रीय प्रवाह के निम्न में से कौन सा प्रकार है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। सी कहने मतलब कि वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह दोनों होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। 35 नंबर में कह रहा है कि धन का वह भाग जिसे अधिक धनोपार्जन के लिए लगाया जाता है, बताइएगा धन का वह भाग जिसे अधिक धनोपार्जन के लिए लगाया जाता है उससे हम लोग क्या करेंगे, निवेश। राइट आंसर सी हो जाएगा। 36 में कह रहा है देश में कितने राज्य वित्त निगम है, बताइएगा देश में कितने राज्य वित्त निगम है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा 18 है। 37 में कह रहा है निम्न में से कौन सा सही है, राइट आंसर सी हो जाएगा। TBC बराबर TC माने TFC होगा। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, प्राथमिक क्षेत्र में जो है सम्मिलित है, राइट आंसर ये हो जाएगा, कृषि सम्मिलित है। 39 में कह रहा है कि कौन सत्य है, सत्य कौन है, तो GNP बराबर GDP प्लस में ह्रास होगा। 40 में कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन शामिल है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन शामिल है, तो भूमि शामिल है, वन शामिल है, खनन शामिल है, सभी शामिल है, राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है मुद्रा का कार्य है, मुद्रा का कार्य क्या होगा, तो विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन और मूल्य का संचयन, राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 42 में कह रहा है व्यवसायिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है, व्यवसायिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या होगा, तो ट्रस्टी की का काम करना, राइट आंसर सी हो जाएगा। 42 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि राजकोषीय नीति के अंतर्गत निम्न में किसे शामिल किया जाता है, राजकोषीय नीति के अंतर्गत निम्न में किसे शामिल किया
किया जाता है। तो शामिल किया था आपको सार्वजनिक व्यय करके कर करके और सार्वजनिक ऋण देकर। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इनमें से सभी। 44 में करा निम्न में से कौन सा शाख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय नहीं है। राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, नैतिक दबाव हो जाएगा। अगला नंबर 45 नंबर में करा है कि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। तो समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है। तो राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन से। 46 में करा है कि समष्टि स्तर पर निर्णय कौन लेता है, बताइएगा समष्टि स्तर पर निर्णय कौन लेता है। 46 का राइट आंसर सी हो जाएगा, राज्य पर। ओके। 47 में करा घिसावट व्यय निम्न में से किसमें सम्मिलित रहता है। घिसावट व्यय निम्न में से किसमें सम्मिलित रहता है। 47 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, जीएनपी हो जाएगा। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान होता है। एमपीसी का मान क्या होता है। एमपीसी का मान बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये आपको 0 से अधिक किंतु 1 से कम होता है। 49 में कह रहा है मांग की लोच को मापने का सूत्र निम्न में से कौन सा होगा। मांग का कह रहा है कि मांग की लोच को मापने का सूत्र निम्न में से कौन होगा। तो 49 का सही जवाब का क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर आप लोगों के बीच है 49 का मांग का सूत्र का, आपको मांग की लोच का सूत्र आप लोगों को बताना था, है ना। तो 49 नंबर का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मांग में परिवर्तन बटा में कीमत में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50 नंबर में देखिए कह रहा है कि पूर्ति के नियम को निम्न में से कौन सा फलन प्रदर्शित करता है। बताइएगा पूर्ति के नियम को निम्न में से कौन सा फलन प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, यस बराबर एफ पी हो जाएगा। 51 में कह रहा अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है। किसने कहा अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, किसने कहा है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, रॉबिन्स ने कहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 52 नंबर में कह रहा है कि उत्पादन तकनीक के चयन का अर्थ है। उत्पादन तकनीक के चयन का अर्थ क्या है। तो 52 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इसमें से कोई भी नहीं है। 53 में कह रहा उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है। उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी है, यानी भूमि है, पूंजी, श्रम है। ओके। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन से प्रकार है। आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन से प्रकार हैं। तो 54 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उत्पादन है, उपभोग है और विनिमय एवं निवेश है, सभी है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि उदासीनता वक्र होता है। उदासीनता वक्र होता मूल बिंदु के ऊपर उन्नत दो तर होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 56 में कह रहा सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं। सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं। तो डेल्टा टी बटा में डेल्टा क्यू। राइट आंसर ये हो जाएगा। 57 नंबर में देखिए क्या करा है। करा है कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन क्या था। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगले नंबर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 58 नंबर में कह रहा है कि एक वस्तु के सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं। एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो कुल उपयोगिता। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 59 नंबर में 59 में कह रहा है उपयोगिता का अर्थ इनमें से कौन है। उपयोगिता का अर्थ इनमें से कौन होगा। तो आवश्यकता की संतुष्टि। राइट आंसर ये हो जाएगा। 60 में कह रहा फर्म के संतुलन में होता है। फर्म के संतुलन में होता है तो एम आर बराबर एम सी। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 61 में कह रहा पूर्ति निम्न में से किसके जुड़ी होती है। बताइएगा पूर्ति जो है निम्न में से किससे जुड़ी होती है। तो ये होती है आपको किसी समय की अवधि से और कीमत से, दोनों से जुड़ी होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों से। क्वेश्चन नंबर 62 में करा कि पूर्ति का कीमत से कैसा संबंध होता है। पूर्ति का कीमत से कैसा संबंध होता है। तो प्रत्यक्ष संबंध। राइट आंसर ये हो जाएगा। 63 में करा पूर्ति के नियम को निम्न में से कौन सा फलन प्रदर्शित करता है। ये कौन सा करता है। तो यस बराबर होता है एफ पी होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 नंबर में कह रहा है कि किन्स का रोजगार सिद्धांत निम्न में किस पर निर्भर है। बताइएगा किन्स का रोजगार सिद्धांत निम्न में किस पर निर्भर है। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा प्रभावपूर्ण मांग का। 65 में कह रहा दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है। तो 65 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा पैमाने के प्रतिफल नियम से। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 66 नंबर की ओर। 66 नंबर में देखिए कह रहा है कि उत्पादक संतुलन की निम्न में से कौन सी रीतियां। उत्पादक संतुलन की निम्नलिखित में कौन सी रीतियां हैं। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा कुल आगम एवं कुल लागत रीति और सीमांत आगम एवं सीमांत लागत रीति, ये दोनों है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 67 में कह रहा है मांग फलन को निम्न में से कौन सा समीकरण व्यक्त करता है। मांग फलन को निम्न में से कौन सा समीकरण व्यक्त करता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, डी एक्स बराबर हो जाएगा एफ पी एक्स हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 68 में। 68 में करा मांग में कमी के निम्न में से कौन से कारण हैं? तो 68 का राइट आंसर ये हो जाएगा आय में कमी। 69 नंबर में करा किसी वस्तु की कीमत निर्धारित होती है, वहां क्या निर्धारित होती है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मांग बराबर पूर्ति होती है। 70 में करा बाजार मूल्य संबंधित होता है, बाजार मूल्य जो है संबंधित है, बाजार मूल्य संबंधित है आपको अति अल्पकालीन मूल्य से। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 71 में कह रहा है दीर्घकालीन पूर्ति वक्र कैसा होता है? दीर्घकालीन पूर्ति वक्र कैसा होता है? राइट आंसर सी हो जाएगा, लोचदार होता है। 72 में कह रहा है इनमें कौन बाजार की स्थिति वास्तविक है? इनमें से कौन है जो बाजार की स्थिति जो है वास्तविक है? राइट आंसर सी हो जाएगा, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। राइट आंसर सी हो जाएगा। 73 में कह रहा बाजार का वह स्वरूप जिसमें एक ही विक्रेता होता है उसे क्या कहते हैं? बाजार का वह स्वरूप जिसमें एक ही विक्रेता होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं एकाधिकार। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 नंबर में कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म होता है, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म होता है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, कीमत को ग्रहण करती है। 75 में क्या कह रहा है कि क्या सत्य है? सत्य कथन को चुना। राइट आंसर ये हो जाएगा, जीएनपी बराबर होगा जीडीपी प्लस घिसावट होगा। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि एनडीपी बराबर क्या होगा? तो एनडीपी जो होगा तो एनडीपी बराबर होगा जीएनपी माइनस में अप्रत्यक्ष कर प्लस में आर्थिक सहायता। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 76 नंबर में। 77 में कह रहा राष्ट्रीय आय में निम्न में किसे शामिल किया था? राष्ट्रीय आय में निम्न में किसे शामिल किया जाता है? तो क्या था आपको? लगान को, मजदूरी को, वेतन को, ब्याज में लाभ, सभी को किया जाता है। 78 में कह रहा है मुद्रा की पूर्ति कौन नियंत्रित करता है? मुद्रा की पूर्ति कौन नियंत्रित करता है? राइट आंसर भी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई तो 1935 में। राइट आंसर बी हो जाएगा। 81 में कह रहा है कि M1 का अभिप्राय है क्या? तो M1 का जो अभिप्राय किसे? तो करेंसी प्लस मांग प्लस अन्य जमा, अन्य CU प्लस DD प्लस में OD। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 नंबर में कह रहा है निम्न में कौन सी सुविधा बैंक द्वारा प्रदान नहीं की जाती है? बैंक द्वारा प्रदान नहीं की जाती। राइट आंसर सी हो जाएगा, आवागमन के साधन की सुविधा प्रदान करना। 82 में कह रहा है कि करेंसी जमा अनुपात है, करेंसी जमा अनुपात होता है तो CU बटा में DD होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितने नंबर है? 83 नंबर में। 83 नंबर में देखिए क्या करा है। 83 नंबर में करा है कि मुद्रा विकास का सही अनुक्रम क्या है? मुद्रा विकास का सही अनुक्रम क्या था? राइट आंसर भी हो जाएगा, वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा, शाख मुद्रा, ये सभी हो जाएगा। राइट आंसर आपका भी हो जाएगा। 84 में करा निम्न में किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? निम्न में किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा, हर्टले विदर से। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 नंबर में करा है कि मूल्य हस्तांतरण मुद्रा का कौन सा कार्य है? तो 85 का राइट आंसर ये हो जाएगा, गौण कार्य। 86 में कह रहा है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक किसने लिखी है? बताइएगा। कह रहा है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक किसने लिखी है? तो 86 का राइट आंसर बी हो जाएगा, JM कीन्स ने लिखी है। ओके, JM कीन्स ने। 87 नंबर में कह रहा है कि गुणक को निम्न में किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया था? गुणक को निम्न में से किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया था? तो K बराबर होता है डेल्टा बाई बटा में डेल्टा आई होता है। 88 में कह रहा है कि पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, निम्न में से किसने प्रतिपादित किया है? राइट आंसर बताइएगा, किसने किया था? JB से ने। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 नंबर में कह रहा है भारत के वित्तीय वर्ष है, भारत के वित्तीय वर्ष होता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। राइट आंसर ये हो जाएगा। 90 में कह रहा है भारत में 1 रुपया का नोट जारी कौन करता है? 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 91 कह रहा है कि बजट की अवधि क्या होती है? बजट की अवधि क्या होती है? तो वार्षिक। राइट आंसर ये हो जाएगा। 92 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो अप्रत्यक्ष कर कौन होता है? तो उत्पाद शुल्क होता है, बिक्री कर होता है और आपको सीमा शुल्क होता है, ये सभी अप्रत्यक्ष कर है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स है। 93 में कह रहा है एक देश एक कर किसके लिए कहा गया? एक देश एक कर किसके लिए कहा गया? तो ये कहा गया आपको GST के लिए, GST के लिए। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा।
94 नंबर में करा निम्न में कौन सा सरकार का पूंजीगत व्यय है। निम्न में से कौन सा सरकार का पूंजीगत व्यय है। तो पूंजीगत व्यय है, राइट आंसर ये हो जाएगा ब्याज का भुगतान, राइट आंसर ये हो जाएगा। 95 में करा भुगतान संतुलन में असमानता का कारण है। भुगतान संतुलन में असमानता का कारण है तो ये है आपको प्राकृतिक कारण है, आर्थिक कारण है, राजनीतिक कारण है, सभी राइट आंसर डी होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 96 नंबर में कह रहा है कि चालू खाते की निम्न में से कौन सी मंदे बताइएगा। चालू खाते की निम्न में से कौन सी मंदे हैं तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। दृश्य मंदों का आयात है, पर्यटकों का खर्च है और दृश्य मंदों का निर्यात है, सभी राइट आंसर डी हो जाएगा प्रूफ सभी। 97 में करा व्यापार संतुलन का अर्थ होता है तो व्यापार संतुलन का अर्थ होता है वस्तुओं का आयात एवं निर्यात से, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 नंबर में कह रहा है कि अदृश्य मंदों के अंतर्गत निम्न में किसे शामिल किया जा सकता है। अदृश्य मंदों के अंतर्गत निम्न में किसे शामिल किया जा सकता है तो ये शामिल किया था बैंक को, जहाज रानी को, सूचना को, सभी को राइट आंसर डी हो जाएगा प्रूफ सभी को। 99 में करा विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है तो ये होता है किसके द्वारा, ये होता है विदेशी विनिमय बाजार में मांग एवं पूर्ति द्वारा, राइट आंसर सी हो जाएगा। 100 नंबर में कह रहा है कि भुगतान शेष का घटक है। भुगतान शेष का घटक होता है, क्या होता है तो होता है चालू खाता और पूंजी खाता दोनों होता है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए तो इस वीडियो में जितने ऑब्जेक्टिव बताए सभी आपको कंप्लीट याद हो गए होंगे तो आप लोग वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देंगे। चैनल को प्यारे साथियों आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें। ओके, वीडियो को आपका काम रहेगा कि वीडियो को लाइक कर दिया करें, इतना काम आप लोग जरूर कर दिया करें। ओके, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।